हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लाइफ प्रोसेसेस, हमारे बायो का पहला चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस। तो इस चैप्टर में हम लोग पूरे चैप्टर भी करने जा रहे हैं और उसके साथ साथ हम लोग जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करने जा रहे हैं। तो ध्यान से एक रिवीजन भी हो जाएगा आपका और उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हो जाएगा। चलो शुरू करते हैं। तो हमारा टॉपिक है आज का क्या, लाइफ प्रोसेसेस। all the processes that are involved in for sustaining life। ठीक है, सारे प्रोसेसेस जिसमें लाइफ को सस्टेन करने के लिए, है ना, जो जरूरी प्रोसेसेस हैं वो सारे प्रोसेसेस क्या है बेटा? पहले क्या है? न्यूट्रिशन। अब देखो, न्यूट्रिशन बहुत जरूरी है। न्यूट्रिशन का मतलब क्या है? पोषण, है ना। तो जब हम खाएंगे तभी तो एनर्जी मिलेगा, नहीं खाएंगे तो एनर्जी नहीं मिलेगा, है ना। तो न्यूट्रिशन चाहिए। जितने भी ऑर्गेनिज्म है सबको न्यूट्रिशन चाहिए, सबको एनर्जी चाहिए, है ना। दूसरा क्या है? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन से ही तो एनर्जी रिलीज होगा ना। जो हम लोग खाएंगे डाइजेस्ट होगा, है ना। उससे क्या होगा? उससे क्या होगा? जो कॉम्प्लेक्स मटेरियल है वो सिंपलर मटेरियल में टूट जाएगा और ऑक्सीडेशन होके एनर्जी रिलीज करेगा। उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन भी जरूरी है। अब रेस्पिरेशन होने के बाद एनर्जी, जैसे सोचो आप, न्यूट्रिशन, आपने खाना खाया, खाना जो है आपके पेट में जा रहा है। पेट में जा रहा है तो सिंपल सा बात है कि रेस्पिरेशन हो रहा है, आप सांस ले रहे हो। तो खाना जो है पेट में है, सांस जो ले रहे हो आपके फेफड़े में जा रहा है, एयर आपके फेफड़े में जा रहा है। तो सोचो सिंपल सा बात, तो सेल को एनर्जी कैसे मिलेगी, है ना। तो इसके लिए जो पचा हुआ भोजन है वो आपके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचने चाहिए, है ना। जो आपका ऑक्सीजन है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक, हर सेल तक पहुंचना चाहिए, है ना। तो इसके लिए एक प्रोसेस है, वो क्या है? ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन जो है सब में होता है, जितने भी ऑर्गेनिज्म है सब में ट्रांसपोर्टेशन होगा, है ना। एक्सक्रीशन। अब क्या है कि अब सिंपल सा सोचो आप कि अगर आप जो है खाना खाते हो तो जाहिर सी बात है सब तो पचता नहीं है ना। सारी चीजें तो बॉडी एब्जॉर्ब कर नहीं लेगा, कुछ तो एक्सक्रीटा बचेगा, है ना। एक और एग्जांपल ले सकते हो कि सभी चीजें हमारे बॉडी के लिए अच्छा नहीं है ना। मतलब कुछ टॉक्सिक चीजें भी रह जाती होंगी, तो उसका बाहर निकलना हमारे बॉडी से क्या है? जरूरी है। तो एक्सक्रीशन। तो ये चार प्रोसेसेस में हम लोग देखेंगे। तो यहां एक और प्रोसेस है क्या? रिप्रोडक्शन। लाइफ प्रोसेसेस में एक और प्रोसेस है रिप्रोडक्शन, ये भी जरूरी है। जब लाइफ प्रोसेसेस की बात करेंगे रिप्रोडक्शन की भी बात करेंगे, लेकिन इसका एक अलग से हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म और टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। बस में अभी हम लोग जो करने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं? इन सब टॉपिक्स को करने वाले हैं, ठीक है। चलो तो शुरू करते हैं, कहां से? न्यूट्रिशन से। चलो, अब क्या है, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है बेटा? वो है न्यूट्रिशन, है ना। तो न्यूट्रिशन दो तरह का होता है। न्यूट्रिशन कितने तरह का होता है? दो तरह का होता है ना। दैट इज कौन कौन सा? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। दो तरह का न्यूट्रिशन हो गया। अब ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है? तो कुछ जीव ऐसे हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, अपना फूड खुद बना लेते हैं, है ना, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस या तो केमोसिंथेसिस। देखो बात ध्यान से समझना है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में सिर्फ फोटोसिंथेसिस नहीं समझना है, केमोसिंथेसिस भी है, मतलब केमिकल के मदद से सिंथेसिस भी होता है, ठीक है। और लाइट के मदद से भी सिंथेसिस होता है। अगर लाइट के मदद से सिंथेसिस करता है वो भोजन, है ना, अपना फूड, तो उसको क्या बोलेंगे बेटा? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है, जिसमें फोटोसिंथेसिस हो रहा है, ठीक है। तो हम लोगों को यहाँ फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ना है। दूसरा है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, है ना। याद करो जूनियर क्लासेस में आपने पढ़ा था कि सब लोग जो है प्लांट्स पे निर्भर करते हैं, दैट मे बी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, है ना। क्यों? क्योंकि प्रोड्यूसर कौन है? प्लांट्स हैं। जैसे हम लोग किस पे निर्भर करते हैं? हम लोग तो कह सकते हैं कि हम लोग मांस मछली वगैरह भी खाते हैं, है ना, लेकिन वो किस पे निर्भर करते हैं? जाहिर सी बात है सब लोग प्लांट्स पे निर्भर करते हैं। तो वो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड के लिए, है ना, दूसरों पे निर्भर करता है, न्यूट्रिशन के लिए दूसरों पे निर्भर करता है, वो क्या है? हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, है ना। इनका एग्जांपल लिया हम लोगों ने कि ऑटोट्रॉपिक के लिए क्या ले लेंगे? प्लांट्स जैसे कि, है ना। हेटरोट्रॉपिक्स के लिए क्या ले लेंगे? एनिमल्स जैसा कि,
है ना। तो हम लोग पहले यहाँ 10th क्लास में आप लोगों को किसके लिए पढ़ना है, प्लांट्स के लिए पढ़ना है कि न्यूट्रिशन प्लांट्स में कैसे होता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आगे क्या है आपका टॉपिक, देखो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो अभी बताया था ना आपको कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन सिर्फ प्लांट्स के लिए नहीं समझना है। देखो प्लांट्स भी ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं और बैक्टीरिया भी ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं। कुछ ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया होते हैं जो खुद जो है फूड सिंथेसाइज करते हैं, किसकी मदद से, केमिकल्स की मदद से। किसकी मदद से, केमिकल्स की मदद से। ठीक है, तो ये कुछ बैक्टीरिया वगैरह का फिगर देख लो आप, है ना, ये सब भी क्या है, ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया से। ठीक है, और ये कुछ प्लांट्स वगैरह का फिगर लगा दिया आप लोगों के लिए, है ना। देख लो प्लांट्स वगैरह क्या करते हैं बेटा, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं, है ना। कैसे करते होंगे, क्या प्रोसीजर होता होगा, है ना। प्रोसेस पूछा जाएगा ना आपसे, कैसे करता होगा, है ना, क्या प्रोसीजर होता होगा, कैसे फोटोसिंथेसिस करता होगा। तो उसके लिए क्या जरूरी है, उसके लिए जरूरी है सनलाइट, है ना, और 2-3 चीजें जरूरी है। वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या जरूरी है, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जिस प्लांट के पास है वो फोटोसिंथेसिस करेगा, जिसके पास क्लोरोफिल नहीं है वो फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, है ना। चलो आगे समझते हैं। देखो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस कैसे करेगा, है ना, इसकी चर्चा कर रहे हैं हम लोग। तो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करेगा बेटा किसकी मदद से, लीव्स की मदद से। ठीक है, तो देखो यहाँ एक क्रॉस सेक्शन एरिया हम लोगों ने डिफाइन किया है। लीव्स को जब भी आप देखोगे, पत्तियों को जब भी आप देखोगे, है ना, तो अगर उसको माइक्रोस्कोप में जब आप उसको ऑब्जर्व करोगे ना, है ना, तो उसमें क्या दिखेगा, जब माइक्रोस्कोप में जब ऑब्जर्व करोगे, पत्तियों का बड़ा सेक्शन लोगे, ऐसा कुछ दिखेगा। और इसमें छोटे से सेक्शन में ये जो भाग दिख रहा है दैट इज कॉल्ड स्टोमाटा। क्या कहते हैं इसको, स्टोमाटा कहते हैं, है ना। अब स्टोमाटा में आप फील कर रहे होगे यहाँ एक पोर है। ठीक है, स्टोमाटा में यहाँ एक क्या है, पोर है। अब इसको हम लोग थोड़ा और डिफाइन करके ऐसा कुछ इमेज प्राप्त कर सकते हैं, इमेज ले सकते हैं ऐसा, है ना। अब यहाँ क्या देख रहे हो आप, इस इमेज में ये जो है, ये जो आपको बाहरी सेल दिख रहा है इसको बोलते हैं बेटा गार्ड सेल। गार्ड सेल क्या बोलते हैं इसको, गार्ड सेल बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे और हम लोग अगर ध्यान देंगे, ठीक है, ये वाला जो भाग है, अब ये देखो ये गार्ड सेल है, ये दोनों वाला जो सिरा है ये गार्ड सेल है। और यहाँ जो ग्रीन ग्रीन पैचेस दिख रहे होंगे आपको, ये जो ग्रीन ग्रीन पैचेस दिख रहे हैं आपको, ये क्या है बेटा, क्लोरोप्लास्ट। ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ये गार्ड सेल हो गया और ये क्या हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया। ठीक है, अब क्लोरोप्लास्ट क्या करता है बेटा, क्लोरोप्लास्ट कंटेन chlorophyll. Chloroplast contain chlorophyll and chlorophyll is a green pigment, है ना। chlorophyll कैसा पिगमेंट होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है। यही सनलाइट को क्या करता है, एब्सॉर्ब करता है ना। यही सनलाइट को क्या करता है, एब्सॉर्ब करता है और केमिकल एनर्जी के रूप में, है ना। देखो सनलाइट क्या है, लाइट एनर्जी है ना। ठीक है, उसको ये किस रूप में बदलेगा, केमिकल एनर्जी के रूप में क्या कर देगा, बदल देगा। अब यहाँ जो आपको ये रेड सा दिख रहा है ये क्या है बेटा, ये न्यूक्लियस है। ये क्या है, न्यूक्लियस है। ठीक है, अब बात ये आती है कि क्या इस कंस्ट्रक्शन में हम लोग को समझना क्या है, कैसे ये काम करता है। अब देखो ये क्लोरोफिल का ये जो पोर है, ये सॉरी जो स्टोमाटा का ये जो पोर है, इसको स्टोमाटा का पोर कहते हैं। पोर मतलब क्या होता है, छेद होता है, छोटा सा छेद होता है। ठीक है, अभी ये आपको क्या दिख रहा है, ये अभी खुला हुआ दिख रहा है और यहाँ क्या है, बंद है। दिस इज ओपन स्टोमाटा एंड दिस इज क्लोज स्टोमाटा। ठीक है, ये ओपन रहेगा तो इस फॉर्म का रहेगा, क्लोज रहेगा तो इस फॉर्म का रहेगा, है ना। तो क्या ओपन क्लोज होना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है गैसेस का एक्सचेंज करने के लिए, है ना। गैसेस का एक्सचेंज करने के लिए इसको ओपन होना और क्लोज होना बहुत ही क्या है, जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब थोड़ा समझते हैं कि ओपन कैसे होता है और ये क्लोज कैसे होता है। देखो ओपन करने के लिए या क्लोज करने के लिए
है ना। ये क्या करता है ना, प्लांट्स क्या करता है, वाटर के अमाउंट को बदलता है। कहोगे ये वाटर का अमाउंट कैसे बदलता है, बहुत सिंपल सा बात है। गार्ड सेल में अगर वाटर एक्सेसिव हो जाएगा, मतलब पानी की मात्रा बढ़ जाएगी, ठीक है, तो क्या होगा, ये खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा। गार्ड सेल में पानी की मात्रा बढ़ेगी तो ये क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। और गार्ड सेल से जब पानी बाहर रिलीज हो जाएगा, मतलब ये जब निकल जाएगा पानी गार्ड सेल से, तो ये क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। प्रोसेस समझ में आया कि ओपन कैसे होता है, क्लोज कैसे होता है ना। वापस समझो, जब गार्ड सेल में पानी भर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। जब गार्ड सेल से पानी रिलीज हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ठीक है। और ओपन और क्लोज होना बहुत ही क्या है, जरूरी है। क्यों जरूरी था, ताकि एयर का क्या कर सके, एक्सचेंज कर सके, मतलब गैसेस का एक्सचेंज कर सके। अब देखो गैसेस का एक्सचेंज क्यों जरूरी है, फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है। फोटोसिंथेसिस के लिए क्या जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड लेने के लिए, बाहर से लेने के लिए इसको तो खुला रहना पड़ेगा ना, किसी पोर से तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगा ना, है ना। अब कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रोसेस से अंदर जाता है भी, तो प्रोसेस है डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं उसको, डिफ्यूजन, ठीक है। समझते हैं आगे, इसको और एक्स्ट्रा एलिब्रेट करते हैं, समझते हैं। चलो यहां देखो, तो ये क्या करता है बेटा, ये इंक्रीज करता है अपना वाटर लेवल, ठीक है। कौन, ये क्या है, ये क्या है, ये गार्ड सेल है। क्या ये गार्ड सेल, देखो यहां लिखा हुआ है गार्ड सेल, ठीक है। ये गार्ड सेल से जो है क्या करेगा, पानी का अमाउंट जो है बढ़ाएगा, बढ़ाने से ये फूल जाएगा, जिसकी वजह से ये ओपन हो जाएगा, है ना। ये न्यूक्लियस है, ये क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। क्लोरोफिल किसको ऑब्जॉर्ब करेगा बेटा, लाइट एनर्जी को। और लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके जो है ना, ये किस में बदल जाएगा, केमिकल्स में। किस में बदल जाएगा, केमिकल्स में। ध्यान रखना, ये क्या है, वॉक्यूल्स हैं। ये क्या है, वॉक्यूल्स। वॉक्यूल्स तो आपको याद होंगे ना, है ना, 9th क्लास में सेल में पढ़ा होगा वॉक्यूल्स, है ना, ठीक। अब यहां देखो, अब ये जब ये बंद हो रहा है ना, तो कब बंद होना चाहिए, कब खुला रहना चाहिए, इसका चर्चा कर लेते हैं हम लोग थोड़ा, है ना। कब बंद होना चाहिए, कब खुला रहना चाहिए। अब देखो, दिन के समय में लाइट होता है, ड्यूरिंग डे। डे के समय में क्या होता है बेटा, डे के समय में लाइट होता है ना। तो डे के समय में जब लाइट होता है, तो लाइट है तो केमिकल एनर्जी के रूप में लाइट एनर्जी चेंज होगा। और उसके साथ साथ क्या चाहिए होगा इसको, लाइट के साथ क्या क्या चाहिए होगा इसको, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होगा, है ना। यही कार्बन डाइऑक्साइड जो है रॉ मटेरियल होगा, किसके लिए, बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए। बात समझ में आया। प्लांट्स को एनर्जी कैसे मिलेगा, ये किसमें चेंज करेगा इसको, कार्बोहाइड्रेट में। अरे ग्लूकोज में तो होता है ना, ग्लूकोज क्या है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट ही है ना, ठीक है। तो अब समझो, तो CO2 जरूरी है। अब क्या है कि जब दिन जो है ढल जाएगा, रात आ जाएगा, तो लाइट नहीं होगी। लाइट नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा। फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड की इसको जरूरत नहीं है ना। तो इसलिए ये स्टोमाटा क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। स्टोमाटा क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, है ना। अब यहां थोड़ा बात समझो, क्या लिखा है, स्टोमाटा ओपन्स और क्लोज बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर, है ना। वाटर के अमाउंट को इंक्रीज या डिक्रीज करके स्टोमाटा ओपन होता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, है ना। स्टोमाटा ही रिस्पॉन्सिबल है एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए, ठीक है। एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस टू, है ना, फोटोसिंथेसिस के होने के लिए, है ना। ये बहुत ही जरूरी है, कौन, स्टोमाटा। समझ में आया। चलो आगे चलते हैं हम लोग। अब यहां देखो, यहां क्या है, हियर इज अ रिएक्शन फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है, हम लोग देख रहे हैं यहां क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड। और यहां क्या ले रहे हैं हम लोग, वाटर, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए और क्या चाहिए, वाटर चाहिए, है ना, क्या करने के लिए, फोटोसिंथेसिस करने के लिए। अब किसके प्रेजेंस में, क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में क्या बनाया, क्या बनाया, ग्लूकोज, क्या बनाया, ग्लूकोज, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद यहां देखो, अब ग्लूकोज बनाता है,
उसके साथ साथ बाई प्रोडक्ट, ध्यान देना यहां क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, क्वेश्चन बोर्ड में ऐसे पूछ देगा, व्हाट इज बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। इस बात को ध्यान रखना, व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड व्हाट इज बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, मेन प्रोडक्ट ये हो गया आपका ग्लूकोज, ग्लूकोज इज मेन प्रोडक्ट, बात समझ में आ गया। एक्स्ट्रा क्या बन रहा है, एक्स्ट्रा क्या बन रहा है ना, ये बन रहा है एक्स्ट्रा, ठीक है। क्या बन रहा है यहाँ, O2 है ना, तो वाटर ले रहा था, वाटर फिर रिलीज भी कर रहा है वेपर के फॉर्म में, है ना। लेकिन यहां मेनली क्या बन रहा है, बाई प्रोडक्ट, इसका मेन बाई प्रोडक्ट क्या बन रहा है, दैट इज O2। अब यहां ध्यान देना, मेन प्रोडक्ट कहेगा ग्लूकोज, मेन बाई प्रोडक्ट कहेगा दैट इज ऑक्सीजन। अब ऐसे ही ना नेचर में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का लेवल क्या होता है, बैलेंस्ड रहता है, ठीक है। अब सोचो हम लोग क्या कर रहे हैं, रेस्पिरेशन हम लोग भी करते हैं तो हम लोग रिलीज क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। जो भी चीजें हम जलाते हैं क्या रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये सारे कार्बन डाइऑक्साइड जाते कहां हैं, पेड़ पौधे लेते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान, है ना। और पेड़ पौधे क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं, है ना, बाई प्रोडक्ट के रूप में फोटोसिंथेसिस के दौरान, ठीक है। ये ऑक्सीजन फिर हम लोग ले रहे हैं, जलाते हैं कोई चीज तब भी ऑक्सीजन चाहिए, और रेस्पिरेशन कर रहे हैं हम लोग तब भी ऑक्सीजन चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें ऑक्सीजन की जो कमी है वो कौन पूरा कर रहा है, पेड़ पौधे। और उनको जो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है वो कौन पूरा कर रहा है, हम लोग, है ना। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कार्बन डाइऑक्साइड उनका पूरा करने के लिए और ज्यादा से ज्यादा पॉल्यूशन किया जाए, पेड़ भी तो कम है ना। तो इन बात का ध्यान रखना है कि उसका कार्बन डाइऑक्साइड का पूरा करने के लिए हम लोग आग ही ना लगा दें, है ना, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल अगर जो है एटमॉस्फेयर में बढ़ेगा तो एक चैप्टर तुम लोगों को इन्वायरमेंट में एक क्वेश्चन भी आएगा ग्लोबल वार्मिंग करके, ठीक है, कि ग्लोबल वार्मिंग कैसे बढ़ रहा है, उसका एक कारण जो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड भी है ना। तो ये नहीं समझ लेना है कि कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है तो जितना ज्यादा हम लोग जो है फ्यूल जलाएं कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है, ऐसा नहीं है ना। उसका इफेक्ट भी, वर्स इफेक्ट भी हम पे पड़ेगा, तो थोड़ा ध्यान रखना है। तो इसका बाई प्रोडक्ट मेनली यहाँ पे समझना था हम लोगों को, बाई प्रोडक्ट क्या है इसका, दैट इज ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर, ठीक है। और इसका मेन प्रोडक्ट क्या है बेटा, मेन प्रोडक्ट क्या है, दैट इज ग्लूकोज, ठीक है। अब इसी ग्लूकोज को ये क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है, ठीक है। किसके फॉर्म में स्टोर करता है, स्टार्च के फॉर्म में, है ना, किसके फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या है ना, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। क्या है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, वो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन था। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में प्लांट्स, है ना, क्या कर रहे थे, फोटोसिंथेसिस कर रहे थे, और फोटोसिंथेसिस करके ग्लूकोज प्रोड्यूस कर रहे थे, मतलब कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस कर रहे थे या स्टार्च के फॉर्म में उसको जमा कर रहे थे, ठीक है। अब हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मैंने बताया था कि वो ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड के लिए जो है दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट हो, उसे क्या कहते हैं, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बहुत सारे तरह के हो सकता है ना, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रह सकता है वो, ठीक है, होलिस्टिक न्यूट्रिशन कर सकता है ना, सीधा सीधा भोजन लेना, सॉलिड फॉर्म में भोजन लेना, है ना, ऐसा न्यूट्रिशन कर सकता है। पैरासिटिक न्यूट्रिशन हो सकता है, बस में सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन हो सकता है, बहुत सारा है। तो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में मेनली क्या है, मेन थिंग क्या है इसका, हेट्रोट्रॉपिक क्यों कह रहे हैं उसको, क्योंकि वो दूसरे पे डिपेंडेंट है, ठीक है, दूसरे पे डिपेंडेंट है, इसलिए हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी तो कुछ हैं जो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं, जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, फंगी हो गया। फंगी क्या करता है, डेड एंड डिकेइंग एलिमेंट पे जो है क्या करते हैं, है ना, बिल्कुल उस पर लीव करते हैं। तो ये क्या करता है, बाहर ही डाइजेस्ट कर लेता है, फिर बाहर उसको डाइजेस्ट करके फिर एब्जॉर्ब कर लेता है। बात को समझना, बाहर डाइजेस्ट करके तब एब्जॉर्ब करता है, कौन, फंगी वाली, है ना। दूसरा पैरामीशियम और अमीबा की बात करें, अमीबा क्या करता है बेटा, दे डेवलप स्यूडोपोडिया, है ना, वो स्यूडोपोडिया डेवलप करता है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है ना, तो स्यूडोपॉड बनाता है। देखो स्यूडोपॉड ऐसे होता है, ये मान लो एक अमीबा है, यहाँ फूड पार्टिकल हैं छोटे छोटे, तो ये क्या करेगा ना, इस सिरा को आगे बढ़ाएगा इस फॉर्म में, इसको आगे बढ़ाएगा इस फॉर्म में, ऐसे करके एक घेरा बनाएगा जो कि एक फॉल्स शीट की तरह क्रिएट करेगा। अब इसी को क्या बोलते हैं, स्यूडोपोडिया, पसंद है। अब ये इसके बाद इसको अपने अंदर ले लेगा,
है ना। अब ये जो वॉक्यूल बना इसको बोलते हैं फूड वॉक्यूल। क्या बोलते हैं इसको? फूड वॉक्यूल। तो फूड वॉक्यूल में फूड क्या करेगा? डाइजेस्ट होगा, मतलब यहाँ डाइजेस्टिव एंजाइम भी रिलीज करेगा। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं? बाहर से फूड ले रहा है, अंदर डाइजेस्ट कर रहा है। कहाँ? फूड वॉक्यूल में। पैरामीशियम, पैरामीशियम भी जो है स्पेशल टाइप इसका जो है ऑरा होता है, और इसको सीलिया, सिलिएटेड होता है, ये सिलिएटेड होता है, सीलिया और फ्लैजिला लाइक स्ट्रक्चर होता है। और ये इसका स्पेसिफाइड जो है एक ऑर्गन होता है जहां से ही फूड अंदर जा सकता है, पैरामीशियम को। ठीक है, पैरामीशियम में स्पेसिफाइड जगह है जहां से फूड अंदर जाएगा, लेकिन अमीबा में ऐसा नहीं। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंसेस है दोनों यूनिसेलुलर ही, है ना, है दोनों हेटेरोट्रॉपिक ही, है ना, दूसरों पे निर्भर कर रहे हैं, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनके फूड हैं। ठीक है, लेकिन इसका जो है स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं है क्या करने का? फूड लेने का, लेकिन इसका है। आई बात समझ में? किसका? पैरामीशियम का। समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। प्लांट्स में भी जो है कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल पैरासाइटिक न्यूट्रिशन करते हैं। ठीक है, तो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन जैसे कास्कट है तुम्हारा अमरबेल जिसको बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो ये क्या करता है? प्लांट्स को बिना मारे, देखो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं किसको है? पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को बिना मारे, बिना हार्म पहुंचाए, ठीक है, वो क्या करता है बेटा? उससे न्यूट्रिशन लेता है, मारता नहीं है, उससे न्यूट्रिशन लेता है बिना मारे उसको। ठीक है, तो इस तरह के न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं? पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। तो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन जैसे हमारे बालों में जू रहते हैं ना, ठीक है, लड़कियों में ज्यादा होते हैं, है ना, लड़के तो खुश हो जाएंगे, लड़कियों में ज्यादा होते हैं, है ना, तो कोई बात नहीं है, लड़कियां बुरा मत मानना, है ना, थोड़ा ज्यादा होता है तो एक्चुअली क्या है कि प्लांट्स जो है इसमें अमरबेल भी क्या करता है? अमरबेल भी क्या करता है? वैसे प्लांट्स पे क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल होता नहीं है, तो ये क्या करते हैं? प्लांट्स के ऊपर आते हैं और उससे न्यूट्रिशन लेते हैं। ठीक है, प्लांट से ही न्यूट्रिशन गेन करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। अब एनिमल्स भी हैं इंक्लूडिंग ह्यूमंस, हम लोग भी इसी कैटेगरी में आते हैं। क्या? हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हम लोग को भी खाना होता है। क्या खाते हैं हम? बनाते थोड़े हैं, पकाते हैं। बनाते नहीं, पकाते हैं, याद रखना। ठीक है, हम लोग भोजन बनाते नहीं है, क्या करते हैं? पकाते हैं। वी कुक फूड, वी डू नॉट प्रोड्यूस फूड, है ना। तो फूड कहां से आता है? प्लांट से, एनिमल से, है ना। तो हम लोग भी हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में आते हैं। मेनली अब यहां क्या पढ़ना है हम लोगों को? वी हैव टू स्टडी अबाउट ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, चलो आगे चलते। आ गया हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्या गया? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, अब देखो बड़ा मजेदार बात है, हम लोग ह्यूमंस हैं, हम लोग अपने पाचन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, कहाँ कैसे पचता है, क्या होता है ना। थोड़ा समझो। हम लोग जो है क्या करते हैं बेटा? इंजेक्शन। इंजेक्शन कहने का मतलब क्या है बेटा? हम लोग खाना अंदर लेते हैं, तो उसके लिए स्पेसिफिक जगह है, स्पेसिफिक एरिया है जहां से हम लोग फूड को इनटेक करते हैं, खाना खाते हैं। कौन है बेटा? माउथ, है ना। माउथ से फूड इनटेक करते हैं। इनटेक करने के बाद दांतों से बढ़िया चबाते हैं, है ना। किसी का दांत देखना बड़ा बड़ा होता है, चौड़ा चौड़ा, है ना, और ज्यादा ज्यादा चबा के खाता है। किसी का दांत पतला पतला होता है, वो कम चबा के खाता है। आप लोग अपना दांत देख लेना एक बार आईने में, कैसा है आप लोगों का, है ना। चलो यहाँ देख लो। तो माउथ से इंटेक किया, इंटेक करने के बाद ये कहाँ जाएगा बेटा? पहले समझते हैं प्रोसेस कैसे कैसे होता है, फिर उसके बाद सबको डिस्क्राइब करेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ फूड इंटेक करेगा। इंटेक करने के बाद जो है ये एसोफेगस है, इसके थ्रू जो है ये कहां जाएगा बेटा? हमारे स्टमक में। स्टमक में जाने के बाद यहां से जो है कुछ एंजाइम्स निकलेंगे, उसकी भी चर्चा करेंगे हम लोग। फिर ये आगे प्रोसीड होगा, डाइजेस्ट होगा, है ना। इन सब की बातें करेंगे और कुछ वेस्ट मटेरियल बच जाएगा, जिस वेस्ट मटेरियल को हम लोग रिलीज भी कर देते हैं, है ना। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। कहां से? माउथ से। माउथ में क्या होता है बेटा? है ना, वहां सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं। क्या होते हैं? सैलिवरी ग्लैंड्स। अब ये सैलिवरी ग्लैंड्स जो है क्या निकालते हैं? सलाइवा। सैलिवरी ग्लैंड्स है तो क्या निकालेगा? सलाइवा। ठीक है, अब सलाइवा में जो है एंजाइम्स होते हैं। आप लोगों को कौन सा पढ़ना है बेटा? सैलिवरी एमाइलेज। क्या पढ़ना है? सैलिवरी एमाइलेज।
बात समझ में आ गया? तो सैलिवरी एमाइलेज ही सिर्फ नहीं प्रोड्यूस करता है, ये टाइलिन भी प्रोड्यूस करता है, लाइसोजाइम भी प्रोड्यूस करता है। बात समझ में आया? तो एंजाइम, ठीक है। तो हमें यहां मेनली क्या पढ़ना है? सैलिवरी एमाइलेज, ठीक है। तो सैलिवरी एमाइलेज क्या करता होगा, है ना? ये कार्बोहाइड्रेट को पचाता है, एक्चुअली स्टार्च को। क्या? स्टार्च को पचाता है। कौन? अमाइलेज, है ना? सैलिवरी एमाइलेज किसको पचाता है? स्टार्च को, ठीक है। कहां से शुरू हो जाता है? अब क्वेश्चन ये करेगा, है ना? फ्रॉम विच पार्ट ऑफ आवर बॉडी, है ना, डाइजेशन स्टार्ट्स या डाइजेशन टेक प्लेस, है ना? तो कौन सा जगह हो जाएगा वो? माउथ। कौन सा हो जाएगा? माउथ हो जाएगा, ठीक है। अब यहां आगे बढ़ते हैं कि माउथ से भोजन आगे बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन यहां देखना, यहां क्या है कि जब आप लंग्स पढ़ोगे ना तो वहां एक और पाइप यहां आएगा, विंड पाइप बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? विंड पाइप, ठीक है। तो विंड पाइप में हमारा भोजन ना चले जाए, इसके लिए यहां पे एक जो है मसल्स टाइप, मस्कुलर टाइप, है ना, यहां पे क्या होता है बेटा? एपिग्लॉटिस, है ना। तो एपिग्लॉटिस क्या करता है ना? विंड पाइप को ढक लेता है। देखना कभी कभी जो है भोजन यहाँ अटक जाता है, फूड यहाँ अटक जाता है, उसके बाद क्या होता है? हम सांस नहीं ले पाते हैं ना, तभी सांस लेने में परेशानी होती है। क्यों? क्योंकि जब तक यहाँ भोजन रहेगा तब तक विंड पाइप क्या रहेगा? बंद रहेगा। वो बंद करने वाला कौन है बेटा? एपिग्लॉटिस। कौन है? एपिग्लॉटिस। तो एपिग्लॉटिस के कारण वो बंद 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 हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फूड जब इंटेक करेंगे उस समय एपिग्लॉटिस जो है विंड पाइप को बंद कर देता है, ठीक है। अब उसके बाद हमारा फूड जो है, उसके बाद हमारा जो फूड है वो जो है इस एसोफेगस से होते हुए जाता है। लेकिन समझना, डायरेक्ट नहीं, ऐसे भोजन खाया डायरेक्ट यहां पहुंच गया, ऐसा भी नहीं, ठीक है। ये बात ध्यान रखना है। तो कैसे जाता होगा? कैसे जाता होगा? तो यहां पे मोशन होता है। देखो मैं समझाता हूं यहां एक ड्राइंग करके। इस फॉर्म के लॉब्स में ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। अब देखो भोजन पहले यहां आया, फिर थोड़ा धीरे धीरे रुक रुक के फिर आगे जाएगा, फिर रुक के फिर आगे जाएगा, फिर रुक के धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, है ना। ये कंस्ट्रिक्शन, ऐसे ऐसे कंस्ट्रिक्शन, इसको क्या करते हैं? भोजन को तुरंत आगे जाने से क्या कर देते बेटा? रोक देते हैं। द मूवमेंट इज नोन एज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। भोजन जो है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करते हुए आगे जाएगा। बात समझ में गया? भोजन जो है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करते हुए आगे जाएगा, ठीक है। आगे अब ये कहां पहुंचेगा बेटा? ये पहुंचेगा हमारे स्टोमक में। ये देखो ये वाला भाग स्टोमक है, ये वाला भाग स्टोमक है। कहां पहुंचेगा? स्टोमक में पहुंचेगा। अब स्टोमक जो है यहां पे गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है। क्या होता है बेटा? गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब ये गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है क्या क्या रिलीज करता होगा? एक रिलीज करता है पेप्सिन, पेप्सिन। दूसरा क्या बेटा? HCl, है ना। क्या रिलीज करता है? HCl, ठीक है। और म्यूकस। और क्या रिलीज करता है? म्यूकस रिलीज करता है। पेप्सिन, HCl एंड क्या? म्यूकस, ठीक है। अब यहां देखो, सिंपल सा बात समझो। पेप्सिन क्या है? पेप्सिन क्या है? पेप्सिन इज एंजाइम, ठीक है। और एक चीज खास बात और याद रखना हमेशा, जिस एंजाइम के अंत में, प्रोनाउंसिएशन में ईन आएगा ना, ईन, ठीक है, तो आपको समझ लेना वो प्रोटीन, प्रोटीन में भी ईन आता है ना, और एंजाइम के नाम में भी ईन आएगा, ध्यान देना। तो प्रोटीन पेप्सिन, प्रोटीन पेप्सिन, रेनिन पेप्सिन, ट्रिप्सिन। देखो ईन 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 जहां भी आ रहा है वो सब किसको डाइजेस्ट करेगा? प्रोटीन को। याद रहेगा? चलो, तो पेप्सिन जो है किसको डाइजेस्ट करेगा बेटा? प्रोटीन को। पेप्सिन जो है एसिडिक मीडियम में ही काम कर सकता है, यहीं से शुरू करना है। पेप्सिन किसको डाइजेस्ट करेगा? प्रोटीन को, ठीक है। एक रेनिन भी होता है, रेनिन जो है सिर्फ मिल्क के प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो पेप्सिन प्रोटीन को, और प्रोटीन जो है ना, पेप्सिन जो है वो कैसे मीडियम में काम करता है बेटा? एसिडिक मीडियम में। और एसिडिक मीडियम में काम करता है इसीलिए HCl रिलीज होता है। यहां क्या रिलीज होता है? HCl रिलीज होता है। HCl क्या कर रहा है? तो फिर
एसिडिक मीडियम क्रिएट कर रहा है, पेप्सिन वर्क करे इसके लिए। और टू एक्टिवेट पेप्सिन HCl is released in our stomach। बात समझ में गया? One function of HCl is also to kill the bacteria। बात समझ में है? मतलब HCl का एक और फंक्शन है, वो क्या कर रहा है, वो बैक्टीरिया को मार रहा है। ठीक है, सिंपल सा बात। अब क्या है, HCl तो भाई एसिड है ना, और आप जानते हो एसिड बेस एंड साल्ट तो पीछे पड़ा है आपको, है ना। HCl का जो है pH वैल्यू क्या होता है बेटा? 0। क्या होता है? 0, 1 मोल कंसेंट्रेशन वाला। ठीक है, ऐसे तो आप ज्यादा भी जा सकते हो, लेकिन गैस्ट्रिक जूस का कंसेंट्रेशन याद करो। गैस्ट्रिक जूस 4.5 के आसपास, 4.5 एंड 6 के आसपास। बात समझ में आया? तो आप देखो यहां पे कि HCl है एसिडिक, है ना, और एसिडिक है तो क्या हमारे अंगों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा? पहुंचाएगा, जाहिर सी बात है। तो हमारे स्टमक को, हमारे पेट के लीनिंग्स को, जो ये अंदर वाला जो लीनिंग्स है, इसको नुकसान पहुंचाएगा कि नहीं पहुंचाएगा? पहुंचाएगा, है ना। तो इसके प्रोटेक्शन के लिए कौन आता है? म्यूकस। ये खुद का अपना प्रोटेक्टिव, है ना, कह लो कि एक प्रोसेस बना भी लेता है। HCl रिलीज भी कर रहा है ताकि पेप्सिन काम भी करे, और HCl से बचाव के लिए म्यूकस भी डेवलप कर रहा है ना। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है वो 3 चीजें रिलीज कर रहा है, पेप्सिन, HCl एंड म्यूकस। और इसका फंक्शन समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है बेटा कि अब वापस इसको पहले क्लीन कर देता हूं मैं फिर से, और उसके बाद फिर करता हूं। देखो आगे क्या होगा कि यहां से जो फूड हमारा है, फूड देखो ये आगे बढ़ रहा है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन की ओर। ठीक है, अब क्या है कि यहां पे देख रहे हो ये वाला कंस्ट्रक्शन जो दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं गॉल ब्लैडर। क्या बोलते हैं इसको? गॉल ब्लैडर। और ये पूरा कंस्ट्रक्शन जो ये है लीवर। ठीक है, अब लीवर क्या प्रोड्यूस करता है? बाइल जूस। ठीक है, लीवर क्या प्रोड्यूस करता है? बाइल जूस। ठीक है, और ये बाइल जूस इस गॉल ब्लैडर में जाके स्टोर हो जाता है। गॉल ब्लैडर में जाके क्या हो जाता है? स्टोर हो जाता है। ठीक है, अब फूड जैसे ही यहां से आगे प्रोग्रेस करता है, ठीक है, तो ये बाइल जूस इसके साथ मिल जाता है। अब बाइल जूस क्या काम करता होगा, है ना? अल्कलाइन मीडियम बनाता है ना, जिसको बेसिक मीडियम भी आप कह देते हो। ठीक है, तो अल्कलाइन मीडियम या बेसिक मीडियम क्रिएट करता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके बाद बेसिक मीडियम की जरूरत है, तभी तो ये बेसिक मीडियम क्रिएट कर रहा है ना। बाइल जूस कैसा नेचर का होगा? तब बेसिक नेचर का होगा, है ना। तो बेसिक यहां पे बना रहा है फूड को, मीडियम बेसिक बना रहा है। इसका मतलब जो आगे आने वाले एंजाइम्स हैं कैसे मीडियम में काम करेंगे? बेसिक मीडियम में काम करेंगे, है ना। कौन से एंजाइम? बात तो ये आ जाता है, कौन से एंजाइम कहां से रिलीज हो रहा है ना। तो यहां देखो, यहां एक कंस्ट्रक्शन आपको दिख रहा है, ये वाला पत्ते जैसा, ऐसा ये वाला। ठीक है, अब इसको बोलते हैं पैनक्रियाज। इसको क्या बोलते हैं? पैनक्रियाज। तो पैनक्रियाज रिलीज करता है पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाज क्या रिलीज करता है? पैनक्रियाटिक जूस। और पैनक्रियाटिक जूस में 3 तरह के एंजाइम होते हैं। पैनक्रियाटिक जूस में कितने तरह के एंजाइम होते हैं? 3 तरह के एंजाइम होते हैं। कौन कौन से? एमाइलेज, दूसरा एंजाइम जो है ट्रिप्सिन होता है, तीसरा जो एंजाइम है लाइपेज। ठीक है, अब देखो यहां समझने की बात, लाइपेज है ना, ये समझने की बात है। एमाइलेज अभी तो बताया था थोड़ा देर पहले, है ना। एमाइलेज क्या करता है बेटा? तो एमाइलेज जो है वो कार्बोहाइड्रेट को या ग्लूकोज कह लो, ग्लूकोज के फॉर्म में वो उसको क्या कर देगा? चेंज कर देगा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को किस में फॉर्म में चेंज कर देगा? ग्लूकोज के फॉर्म में। ट्रिप्सिन देखो यहां आया ना, इन 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 याद रहेंगे। प्रोटीन, प्रोटीन को ये क्या करेगा? डाइजेस्ट करेगा। लाइपेज क्या करेगा बेटा? लाइपेज क्या करेगा? तो लाइपेज जो है फैट को, है ना, किसको डाइजेस्ट करेगा? फैट को। ठीक है, अब बात समझने आना, यहां एक और बात आप लोगों से पूछा जाता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या इंपॉर्टेंट है? ये बाइल जूस जो है ना, ये फैट को इमल्सिफाई करता है। ध्यान देना, बाइल जूस जो है फैट को क्या करता है बेटा?
इमल्सिफाई, इमल्सिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। अभी इमल्सिफिकेशन क्या है? तो इमल्सिफिकेशन का मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो जाना, टूट जाना। जैसे रोटी है, एक बड़ा सा रोटी आपको दे दिया जाए, कैसे खाओगे? तोड़ तोड़ के। बात समझ में आ रही है? तो सिंपल सा बात है कि बड़े बड़े जो फैट के जो गोले बनेंगे ना, उसको ये क्या कर देगा, तोड़ तोड़ के छोटे छोटे भागों में बांट देगा, जिसको बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। ठीक है, तो फैट का इमल्सिफिकेशन कौन किया? बाइल जूस, है ना। तो इनका एक्शन क्या हो जाएगा? बढ़िया हो जाएगा। इसलिए लीवर जिसका खराब हो जाता है, बाइल जूस बढ़िया नहीं करेगा रिलीज। ठीक है, बाइल जूस बढ़िया से रिलीज नहीं होगा, इसका मतलब फैट का इमल्सिफिकेशन होगा नहीं। अब फैट का इमल्सिफिकेशन नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा? उसको कब्ज वगैरह ये सब बीमारियां होंगी, है ना। स्टूल्स वगैरह बढ़िया नहीं बनेगा उसका, है ना। पेट साफ नहीं रहेगा, है ना। गैस की प्रॉब्लम वगैरह वगैरह, ऐसे करके बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। चलो, अब पैनक्रियाटिक जूस में हम लोग समझ लिए कि भाई पैनक्रियाटिक जूस में होता क्या क्या है। एमाइलेज होता है, ट्रिप्सिन होता है और लाइपेज होता है। वापस करो, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेगा, ट्रिप्सिन प्रोटीन को, लाइपेज फैट को, है ना। आगे चर्चा करेंगे कि ये सब किसमें चेंज करते हैं। चलो, अब भोजन यहां से आगे बढ़ेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में आगे बढ़ेगा। ठीक है, यहां से इंटेस्टिनल जूस भी निकलता है। अच्छा देखो, ये सब तो आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, उसके बाद कभी लैक्टेज के बारे में सुना है? नहीं सुना होगा। फ्रुक्टेज के बारे में सुना है? नहीं सुना होगा। लैक्टेज लैक्टोज को तोड़ता है, फ्रुक्टेज फ्रुक्टोज को तोड़ता है। बात समझ में आया? ये सब कहां से मिलेंगे? ये सब मिलेंगे इंटेस्टिनल जूस में, वहां से भी एंजाइम निकलता है ना। तो ये सब पढ़ाया नहीं गया है आप लोगों को, क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है, 11th वाले सिलेबस में। ठीक है, चलो आगे समझो। तो यहां से जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा तो उसी तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 भाग होता है, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ठीक है, अब ये भाग भी आपको पढ़ना नहीं है, दैट इज यू हैव टू स्टडी इन क्लास 11। ठीक है, तो आपको सिर्फ ये समझना है, स्मॉल इंटेस्टाइन समझना है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन का वो भाग जहां पे भोजन पूरी तरह से पच जाता है ना, उसको बोलते हैं इलियम। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? इलियम। और इलियम कहां है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसलिए आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है क्या कि वेयर डू फूड कंप्लीटली डाइजेस्ट? सुना, भोजन कहां पे पूरी तरह से पच जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन, ऑब्वियसली। कहां पे? स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब बात ये आ जाता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भोजन पूरी तरह से पच गया, मतलब क्या हुआ? पचने का मतलब क्या हुआ? व्हाट डू मीन बाय डाइजेशन? ठीक है, पच गया मतलब क्या है? मतलब ये हुआ कि वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस से सिंपलर ऑर्गेनिक सब्सटेंस में बदल गया, जिसको हम लोग किसी अनदर फॉर्म में आराम से क्या कर सकते हैं? इजीली क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। हमारा शरीर को प्रोटीन की जरूरत होती है, और प्रोटीन की जरूरत होती है तो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन है कि नहीं? और सारे प्रोटीन किससे बने होते हैं बेटा? अमीनो एसिड से बने होते हैं। इसलिए वो भोजन को, प्रोटीन को तोड़ के अमीनो एसिड में बदल लेता है। अब जिस तरह का प्रोटीन बनाना है उस तरह का कंपोजिशन लगाता है ना, और उस तरह का प्रोटीन का डेवलपमेंट हो जाता है। तो सिंपल सा बात है, सिंपल सा मैटर ये है कि हम लोग ये समझना है कि हम लोग जो खा रहे हैं वो कॉम्प्लेक्स वाला है, उसको ये सिंपल फॉर्म में क्या कर दे रहा है? तोड़ दे रहा है ना। तो अब आओ वापस, एमाइलेज किसको तोड़ता है बेटा? कार्बोहाइड्रेट, है ना, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है। तो कार्बोहाइड्रेट को बदलता किसमें है? इसको बदलता किसमें है? तो एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट। एनर्जी किससे मिलेगा? ग्लूकोज से। किसमें बदलेगा? ग्लूकोज। आई बात समझ? किसमें बदलेगा? ग्लूकोज में। सिंपल सा। ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन किसको करता है बेटा? तो ट्रिप्सिन क्या करता है? इन लगा हुआ है, फिर से बताओ। प्रोटीन, यस। तो प्रोटीन को किसमें तोड़ेगा बेटा? अमीनो एसिड। किसमें तोड़ेगा? अमीनो एसिड। ठीक है, प्रोटीन बदल जाएगा किसमें? अमीनो एसिड। देखो कभी कभी यहां ध्यान रखना है, इसको पॉलीपेप्टोन या पॉलीपेप्टाइड भी बोला जाता है। अब पॉलीपेप्टोन या पॉलीपेप्टाइड बोल दिया, इसका मतलब क्या है? दैट इज वो अमीनो एसिड की बात हो रही है। बात समझ में आ गई? अब आगे बढ़ते हैं कि उसके बाद लाइपेज क्या होता है? लाइपेज क्या करता है? लाइपेज क्या करता है? फैट को, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ध्यान देना, सिर्फ फैटी एसिड नहीं समझना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में यही हुआ था, एक ऑप्शन आया था कि बताओ प्रोटीन किसमें टूटता है, कार्बोहाइड्रेट किसमें टूटता है और फैट किसमें टूटता है।
और वहां ऑप्शन, पहला नंबर ऑप्शन दे दिया था कि प्रोटीन जो है एमिनो एसिड में टूटता है, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में टूटता है, और फैट जो है फैटी एसिड में टूटता है। देखो तीनों सही है। दूसरा नंबर ऑप्शन देखो क्या दिया था, प्रोटीन एमिनो एसिड में टूटता है, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में टूटता है, और फैट फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूटता है। देखा, दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि फैटी एसिड और ग्लिसरॉल तो होता ही है। अब वहां पहला वाला में सिर्फ क्या दिया था, फैटी एसिड, इसलिए सेकंड नंबर ऑप्शन सही था। जो कि बहुत सारे बच्चों ने क्या कर दिया था, फर्स्ट नंबर लगा लिया। ऐसा नहीं है कि उन्होंने गलती किया, एक्चुअली ध्यान नहीं दिया, उनको लगा पहला वाला मार दिया। असल में बहुत सारे बच्चों ने ऐसा गलती किया था, तो ध्यान रखना है इस बात का। चलो, लाइपेज, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल दोनों लगाना है। अब उसके बाद जब भोजन हमारा जो है छोटी आंत में, बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन में जब पच गया, तो होगा क्या इसका, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब करेगा हमारा शरीर, है ना। तो इसका मतलब यह हुआ कि वहां पे वैसे ऑर्गेन्स या उस तरह का स्ट्रक्चर होना चाहिए जो डाइजेस्टेड फूड को क्या करे, एब्सॉर्ब करे। तो उसके लिए होते हैं बेटा विलीज, विली, है ना। तो विली क्या करता है बेटा, विली क्या है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है ना, रोम रोम जैसा स्ट्रक्चर है, ठीक है। और वो स्ट्रक्चर क्या करता है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। एब्जॉर्प्शन के सरफेस एरिया को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है ना। अब ये वहां पे आप ये भी समझना, इसका मतलब ये हुआ कि वहां ब्लड वेसल्स का जाल होगा, बहुत ज्यादा ब्लड वेसल्स होंगे, बहुत सारे, है ना। क्यों, ताकि एब्जॉर्प्शन ज्यादा सरफेस एरिया में हो रहा है, तो उसको ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब कर ले, पसंद है। और विलीज का काम सिर्फ एब्जॉर्प्शन नहीं करना है पचे हुए भोजन का ही नहीं, वाटर का भी एब्जॉर्प्शन करना है। किसका एब्जॉर्प्शन करना है, वाटर का। इसका मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में जो विलीज होते हैं उसका दो काम है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो विलीज है उसका दो काम है, फूड भी एब्जॉर्ब कर रहा है, वाटर भी एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। और वहां से जो बच गया, कौन बच गया, सेलुलोज वगैरह, हम लोग तो डाइजेस्ट नहीं कर सकते ना, क्योंकि हमारे पास एंजाइम ही नहीं है सेलुलोज को डाइजेस्ट करने का। तो जो बच गया सेलुलोज वगैरह, फाइबर्स वगैरह जो बच गए, ठीक है, वो अनडाइजेस्टेड, वो कभी डाइजेस्ट होंगे नहीं, तो वो एक्स्ट्रा हो गया, एक्सक्रीटा हो गया, ठीक है। तो वो एक्सक्रीटा फिर उसके बाद आगे फॉरवर्ड होंगे, कौन से में, लार्ज इंटेस्टाइन में। अब यहाँ एक कंस्ट्रक्शन दिख रहा है आपको, अपेंडिक्स। अपेंडिक्स बेटा जब हम लोग कच्चा मांस खाते थे ना, जंगल में रहा करते थे, है ना, मतलब समझ में आ गया ना। हमारे जो पूर्वज थे, हम तो रहते नहीं है ना, हम लोग तो बड़े बड़े जो है बिल्डिंग्स वगैरह बना लिया है, छोटा छोटा घर भी बना लिया है। पहले हमारा बहुत बड़ा घर हुआ करता था, जंगल, आज नहीं है ना। तो जब वो लग रहते थे तो उनको आदत थी कच्चे मांस खाने का, तो उसके लिए एंजाइम यहाँ से रिलीज हुआ करता था। आज इसका कोई काम नहीं है। हाँ, एक काम जरूर है, डॉक्टरों का लक्ष्मीकांत प्यारेलाल है। समझ में आ गया, मतलब अगर इसमें कुछ फंस जाता है ना, तो यहां जो है क्या हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, और इन्फेक्शन हो जाने की वजह से आपके पेट में बहुत दर्द होगा, है ना। देखना इधर बहुत सारे लोगों को इधर दर्द होता है, समझ लेना है कि थोड़ा अपेंडिक्स का खतरा भी हो सकता है, ठीक है। तो होता क्या है कि जब ये इन्फेक्टेड हो जाता है, ठीक है, जख्म टाइप का हो जाता है, तो डॉक्टर इसको काट के निकाल देते हैं। तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल आया, दैट इज वाई, ठीक है। और इसका कोई काम नहीं, अब हमको कोई काम ही नहीं है, धीरे धीरे नेक्स्ट जनरेशन में इवॉल्व होकर ये खत्म ही हो जाएगा, ठीक है, कोई काम नहीं। अब उसके बाद ये वाला जो एरिया है आपका, ये है आपका लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। अब लार्ज इंटेस्टाइन में भी विलीज होते हैं प्रेजेंट, कौन होता है बेटा, विलीज प्रेजेंट होते हैं। अब वहां भी ये विलीज क्या करते होंगे, अब वहां तो भोजन तो पहले ही पच चुका है ना, कौन से, स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहां तो एब्जॉर्ब भी हो गया ना, बचा हुआ कौन है, जो एक्स्ट्रा वाटर जो वहां पे रहेगा। तो लार्ज इंटेस्टाइन में सिर्फ विलीज क्या काम कर रहा है, एक्स्ट्रा वाटर को क्या करने का, एब्जॉर्ब करने का काम कर रहा है, और कोई काम नहीं कर रहा है। बात समझ में आ गया। चलो अब हम लोग जो है आगे समझते हैं कि क्या है ये एनल स्पिंचर्स। देखो स्पिंचर बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ लेना, फूड को आगे बढ़ाने में स्पिंचर्स का बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है। या आप यहां कह सकते हो, यहां देखो स्मॉल इंटेस्टाइन जहां शुरू होता है यहां भी स्पिंचर होते हैं, ये एनस है, यहां भी पहले से स्पिंचर है। अब ये स्पिंचर नहीं रहता तो सोचो क्या होता, समझ गए ना, पता ही नहीं चलता कब क्या हो गया, है ना, समझ गए ना। तो ये स्पिंचर्स का होना बहुत ही क्या था, जरूरी था। यहां पे स्पिंचर्स नहीं रहता,
सोचो, यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में यहाँ पे स्पिंचर्स नहीं रहता, जहां स्मॉल इंटेस्टाइन ये शुरू हो रहा है, इसको मिटाओ थोड़ा। अब देखो वापस बढ़िया से समझो, यहाँ पे जैसे ही ये फूड आगे बढ़ रहा है बेटा, यहाँ स्पिंचर्स होते हैं, ये स्पिंचर्स नहीं रहता। सोचो क्या होता है, यहाँ से हम लोग खा लिए, यहाँ भोजन आया, और जैसे ही करवट इधर लेते हैं, ये सारा भोजन इधर से इधर पास हो जाता कि नहीं हो जाता? ये स्पिंचर्स के वजह से ही ना ये भोजन इधर है, आई बात में। और ये रेगुलेट हम लोग नहीं कर रहे, हम लोग अपनी मर्जी से रेगुलेट इसको नहीं कर सकते हैं, है ना। वॉलेंट्री एक्शन नहीं है, इनवॉलेंट्री एक्शन है। बात समझ में आया? तो इसका मतलब ये हुआ कि ये स्पिंचर्स हमें मदद कर रहे हैं क्या करने में? फूड को आगे बढ़ाने में। समझ में आ गया? चलो, तो बाकी जो अनपचा भोजन है वो यहाँ एनएस से क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारा टॉपिक आता है रेस्पिरेशन। खाना खा लिया हम लोगों ने, पचा लिया हम लोगों ने, एब्जॉर्ब भी हो गया, ठीक है। अब क्या चाहिए? वो फूड जो है हमारे सेल तक पहुंचेगा ब्लड में घुल के, ठीक है। अब वहां पे चाहिए हमको ऑक्सीजन, है ना। और ऑक्सीजन क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा वो डाइजेस्टेड फूड को और रिलीज करेगा एनर्जी, ठीक है। तो देखो कैसे होता है ये। तो हमने बताया था कि कार्बोहाइड्रेट जो है डाइजेस्ट होके क्या बनाता है बेटा? ग्लूकोज। क्या बनाता है? ग्लूकोज। या कोई भी ऑर्गेनिज्म ले लो, प्लांट्स ले लो, प्लांट्स जो है फोटोसिंथेसिस करके क्या बनाएगा? ग्लूकोज। हमारा भी फाइनल प्रोडक्ट क्या है? कार्बोहाइड्रेट रिलीज होके, है ना, वो डाइजेस्ट होके क्या बनाया? ग्लूकोज बनाया। सिंपल सी बात है। तो ग्लूकोज, है ना। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग किसकी? ग्लूकोज की। ग्लूकोज जो है ये क्या हुआ? इसको लिखो C6H12O6। अब यहां समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहां समझना जरूरी है हम लोग को। क्या ये कार्बन कितने हैं? यहां 6 कार्बन है। ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स के रूप में क्या होगा? टूटेगा। किसमें? पाइरुवेट में। किसमें टूटता है? पाइरुवेट में। आई होप सो पाइरुवेट का फॉर्मूला नहीं जानते हो आप लोग। चलो मैं समझा देता हूं। C3H3O3 ये है पाइरुवेट। क्या है? C3H3O3, ठीक है, पाइरुवेट। अब बताओ यहां कार्बन कितना है बेटा? 6। कितने हैं? 6। यहां कार्बन कितने हैं? 3। देखा? तो 3 कार्बन वाला एक मॉलिक्यूल है कि नहीं है? तो अब बताओ, जब यहां 6 है, यहां 3 है, इसका मतलब 3 अभी कार्बन शेष है ना, बचा हुआ है ना। तो ये 2 मॉलिक्यूल बनाएगा। इसको मैं यहां भी लिख सकता था कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्या? पाइरुवेट बनाएगा। कितना मॉलिक्यूल? 2 मॉलिक्यूल ऑफ पाइरुवेट बनाएगा। बात समझ में आ गया? अब यहां देखो, तो 2 कितने कार्बन एटम वाले? 3 कार्बन एटम वाले पाइरुवेट में ये बदलेगा, ठीक है। और ये काम कहां होगा बेटा? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों से। ये काम होगा कहां? ये काम होगा साइटोप्लाज्म में। ये काम कहां होगा? साइटोप्लाज्मा में। बात समझ में आ गया? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब जो है ये पाइरुवेट जो है ना, इसी पाइरुवेट के मदद से रेस्पिरेशन होगा, है ना। जूनियर क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा है कि रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस, है ना, इन विच डाइजेस्टेड फूड इज ऑक्सीडाइज्ड टू रिलीज एनर्जी, है ना। तो यहां भी क्या होगा? डाइजेस्टेड फूड, है ना, ये पहले पाइरुवेट में टूटा, पाइरुवेट जो है ऑक्सीडाइज होके एनर्जी रिलीज करेगा। लेकिन यहां आता है एक बहुत बड़ा बात। वो क्या? कि सभी को ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है, या कभी कभी हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता तो है लेकिन लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से, है ना, ऑक्सीजन की कमी की वजह से बिना ऑक्सीजन के ही रेस्पिरेशन हो जाता है, ठीक है। अब ये बॉडी के हर पार्ट में नहीं होता, हमेशा नहीं होता, ठीक है। यहां समझने की बात। तो रेस्पिरेशन जो है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो सकता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन में हो सकता है, और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो सकता है। अब इस बात को समझना है, लैक ऑफ ऑक्सीजन और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन को समझना है। लैक ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन उसको चाहिए, जो भी ऑर्गेनिज्म है उसको ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन अभी ऑक्सीजन की कमी, ठीक है। और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन मतलब
उस जीव को ऑक्सीजन चाहिए ही नहीं, जैसे कि यीस्ट हो गया आपका, ठीक है, यीस्ट को ऑक्सीजन नहीं चाहिए होता है, ठीक है। अब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन अगर है, मतलब ऑक्सीजन की जरूरत है, तो ये घटना होगी माइटोकॉन्ड्रिया। ये कहां होगा बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। बाकी अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है तो ये कहां होगा बेटा? ये कहां होगा? सेल बॉडी कह सकते हो या तो साइटोप्लाज्म। सेल बॉडी कह सकते हो या तो साइटोप्लाज्मा ही कह सकते हो। बात समझ में आ गया? ठीक है। अब लैक ऑफ ऑक्सीजन के दौरान क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के दौरान क्या होता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या होता है, इसको समझते हैं हम लोग। तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में O2 चाहिए होगा, O2 मिलेगा हमको, ठीक है। अब O2 मिलेगा किसके साथ मिलेगा? पाइरुवेट के साथ, ठीक है। तो O2 के साथ ये क्या बनाएगा बेटा? एनर्जी देगा, एनर्जी देगा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड देगा, अब प्लस क्या? वाटर वेपर के फॉर्म में वाटर वेपर रिलीज करेगा, ठीक है। तो क्या क्या दे रहा है बेटा? एनर्जी रिलीज कर रहा है और क्या? CO2 रिलीज कर रहा है। क्या रिलीज कर रहा है बेटा? CO2। ये बात ध्यान रखना है। और कितना मॉलिक्यूल CO2, ये भी कभी प्रश्न में पूछ सकता है आपसे कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर रेस्पिरेशन होता है तो कितना मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का होगा? ये होगा 6 CO2। 6 CO2। कितना मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का? 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का। याद रखना है। लैक ऑफ ऑक्सीजन जब होगा तो CO2 प्रोड्यूस नहीं करेगा, यहां प्रोड्यूस करेगा बेटा लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ठीक है। याद रखना है, यहां जब प्रोड्यूस होगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा? लैक्टिक एसिड, ठीक है। C3H6O3, ठीक है, ध्यान देना है, लैक्टिक एसिड, ठीक है। और एनर्जी, लैक्टिक एसिड प्लस क्या? एनर्जी। और इसी लैक्टिक एसिड की वजह से, है ना, क्रैम्प्स आते हैं। जहां मसल्स होता है ना, मसल्स जहां पे होता है, हैवी एक्सरसाइज जब हम लोग करते हैं तो उस जगह पे क्या होता है बेटा? उस जगह पे क्या होता है? लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से, जब हम लोग हैवी एक्सरसाइज करते रहते हैं तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से लैक्टिक एसिड बनता है और एनर्जी रिलीज करता है। और इसी लैक्टिक एसिड की वजह से हमारे जो है मसल्स में क्रैम्प्स आते हैं, दर्द करता है, ठीक है। और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के दौरान जो है ये कब होता है बेटा? कहां होता है? साइटोप्लाज्मा में, है ना। तो यहां भी एनर्जी रिलीज होता है, यहां भी एनर्जी रिलीज होता है, प्लस अल्कोहल रिलीज होता है, अल्कोहल बनाता है ये, और प्लस 2 CO2। कितना CO2 बनाता है बेटा? 2 CO2, ठीक है। ध्यान देना, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आप देखोगे ना, या आप समझ लो कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, कि ड्यूरिंग प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन how many carbon atoms how many carbon molecules are produced? 6 carbon molecule, 6 carbon dioxide is produced during presence of oxygen, respiration in presence of oxygen, and 2 carbon dioxide is produced, 2 mole of carbon dioxide is produced during respiration and absence of ऑक्सीजन, ठीक है। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में 2 कार्बन डाइऑक्साइड और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में 6 कार्बन डाइऑक्साइड। अब इनका रेशियो पूछ देता है आपसे कभी, तो समझ में आ गया ना कि ये 6/2 हो गया, मतलब 3:1 हो गया। ये याद रखना है आपको। बात समझ में आ गया? ये 3:1। अब ऐसे नहीं दिमाग में रख लेना 3:1 3:1, ऐसा कह दिया, क्वेश्चन पूछा क्या है उसके अनुसार देखना है, ध्यान रखना है। अगर क्वेश्चन में कह दिया कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस हो रहा है उसका रेशियो लो, तो पहले प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कह रहा है तो 3:1 हो जाएगा। अगर पहले कहते हैं एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में रेस्पिरेशन होगा, उसका रेशियो बताओ कार्बन डाइऑक्साइड का, तब तो 1:3 हो जाएगा ना। यहां ध्यान देना क्वेश्चन लिखा क्या है, पहले क्या है, बाद में क्या है। बात समझ में आ गया? चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हम लोग रेस्पिरेशन का चर्चा करेंगे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में, है ना। तो देखो, अगर हम लोग ऐसे सिंपली सोचें कि रेस्पिरेशन के लिए क्या चाहिए बेटा? ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन, डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिज्म के पास जो है डिफरेंट तरह के ऑर्गन हो सकते हैं रेस्पिरेशन करने के लिए। अगर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है
तो वो तो सिंपल सा प्रोसेस अपनाएगा, डिफ्यूजन। लेकिन जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनके सारे सेल तक क्या डिफ्यूजन प्रोसेस जो है वो संभव है? कोई पॉसिबिलिटी नहीं। अगर डिफ्यूजन होके जाता, सोचो हमारे सेल में डिफ्यूज होके अगर ऑक्सीजन जाता तो 1 साल लग जाता ऑक्सीजन पहुंचने में, तब तक तो हम लोग स्वर्गवासी हो जाते, है ना। तो इसका मतलब ये है कि बहुत सारे मैकेनिज्म हो सकते हैं, है ना, अलग अलग तरीके से हो सकता है। प्रोसेस यही है कि फूड का, डाइजेस्टेड फूड का ऑक्सीडेशन होना जरूरी है, ठीक है। तो उसके लिए चाहे डिफ्यूजन हो, चाहे इनटेक कैसे भी ले रहा हो वो ऑक्सीजन, है ना, ये जरूरी है। तो हम लोग देखते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। तो ह्यूमन बींग्स में क्या होता है बेटा? ह्यूमन बींग्स में क्या होता है? लंग्स होता है। ह्यूमन बींग्स में क्या होता है? लंग्स होता है। लंग्स से वो क्या करते हैं? लंग्स से वो क्या करते हैं, है ना, बिल्कुल ऑक्सीजन को जो है खून में मिक्सअप करते हैं, है ना। तो लंग्स से रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन हो गया ह्यूमन बींग का? लंग्स हो गया, है ना। पेड़ पौधों में क्या है बेटा? स्टोमाटा। अभी तो पीछे तो पढ़ाया था, है ना, कि डिफ्यूजन करता है वो, और डिफ्यूज करके वो क्या करता है बेटा? एक्सचेंज करता है गैसेस का। कौन? स्टोमाटा। अर्थवर्म यहां दिख रहा है, अर्थवर्म। अर्थवर्म क्या करता है बेटा? मॉइस्ट स्किन का इस्तेमाल करता है, क्या करने के लिए? गैसेस का एक्सचेंज करने के लिए, गैस लेने के लिए, ठीक है, एयर लेने के लिए। ये फिश, मछली, है ना, मछली के पास क्या होता है बेटा? गिल्स होता है ना। अगेन एमीबा, एमीबा क्या करता है बेटा? डिफ्यूजन करता है ना, डिफ्यूजन करके लेता है। ये जैसे तुम्हारा जो है मेंढक है, मेंढक क्या करता है बेटा? जब मेंढक तो एम्फीबियन है ना, तो एम्फीबियन है तो वो पानी में भी रहता है और लैंड पे भी रहता है, ठीक है। तो 2 केसेस है, जब वो पानी में रहेगा तो मॉइस्ट स्किन का इस्तेमाल करेगा, लेकिन जब वो लैंड पे रहेगा तो किसका इस्तेमाल करेगा बेटा? बिल्कुल लंग्स का इस्तेमाल करेगा। चलो तो एक एक करके सबके बारे में पढ़ने का प्रयास करते हैं, जानकारी लेते हैं। चलो अब देखो, हमारा पहला जो है ह्यूमन लंग्स के बारे में जानेंगे। जानकारी किसके बारे में लेंगे? ह्यूमन लंग्स के बारे में। तो देखो हमारा नोस्ट्रिल, इधर से आ जाओ, यहां नाक बना देता हूं मैं। ये आपका नोजल कैविटी है बेटा, यहां नोजल कैविटी होता है। तो नोजल कैविटी में जो है, पहले तो जो सांस ले रहे हो आप, नाक से ले रहे हो, तो वहां छोटे 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 हेयर्स होते हैं, ठीक है। अब ये हेयर्स क्या करते हैं बेटा? ये हेयर्स जो है ये डस्ट पार्टिकल, है ना, इन सबको फिल्टर कर देता है बाहर, फिर उसके बाद फ्रेश एयर अंदर जाता है। उसके साथ साथ म्यूकस का एक लाइन भी होता है ना, म्यूकस से भी रिलेटेड होता है, ठीक है, जिसको आप समझ रहे हो ना, समझ गए, बहुत समझदार हो तुम लोग। तो एयर फिर उसके बाद अंदर जाता है ना, लैरिंग से होते हुए अंदर जाएगा। अब यहाँ पे दिख रहे हो ऐसे ऐसे ग्रीड बना हुआ है, इस ग्रीड को क्या कहते हैं? रिंग्स ऑफ कार्टिलेज है ये। अब ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज क्या करता होगा सोचो, है ना। ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज ब्लॉकेज को रोकता है। जैसे मान लो हम खाना खा रहे हैं, उसके बगल में ही एक पाइप है, हमारा विंड पाइप है, ठीक है। खाना खाते हैं, अगर वो स्वेल करता तो विंड पाइप को ब्लॉक कर देता है ना। उस ब्लॉकेज को रोकने के लिए यहाँ रिंग्स ऑफ कार्टिलेज है। इस पूरे पाइप को हम लोग बोलते हैं ट्रेकिया, ठीक है, या विंड पाइप बोलते हो। क्या बोलते हो इसको? विंड पाइप, ठीक है। विंड पाइप देखो, फिर उसके बाद यहां से छोटे छोटे भागों में, 2 भागों में अलग हो रहा है। इनको क्या बोलते हैं बेटा? ब्रोंकाई। क्या बोलते हैं इसको? ब्रोंकाई बोलते हैं, ठीक है। अब ये ब्रोंकाई जो है, फिर आगे देखो ब्रांचेज में, छोटे छोटे ब्रांचेज में, देख रहे हो, छोटे छोटे ब्रांचेज में, छोटे छोटे ब्रांचेज में बट रहा है ना। ये ब्रोंकाई छोटे छोटे ब्रांचेज में बन रहा है, इसको क्या बोलते हैं बेटा? ब्रोंकियोल्स। क्या बोलते हैं इसको? ब्रोंकियोल्स, है ना। ये ब्रोंकियोल्स, फिर उसके बाद देखो ये गुच्छेदार, है ना, ये गुच्छेदार चीजों में बदल जा रहा है, और ये गुच्छेदार चीजों को बोलते हैं एल्वियोली। क्या बोलते हैं इसको? एल्वियोली बोलते हैं, ठीक है। अब यहां समझने वाला बात है कि इसका मतलब सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट हो गया वो हमारा कौन सा हो गया? एल्वियोली, ठीक है। एल्वियोली में ये जो गुच्छे गुच्छेदार होते हैं एल्वियोली, है ना, ये इसलिए है ताकि सरफेस एरिया इंक्रीज कर सके, क्या करने का? एब्जॉर्प्शन करने का, ठीक है। एब्जॉर्प्शन करने का, सरफेस एरिया क्या हो सके? इंक्रीज हो सके। बात समझ में आया? अब यहां से क्या होता है, यही वो पार्ट है जहां पे ये ब्लड वेसल्स जो है बहुत सारे यहाँ पे होते हैं,
वो ब्लड वेसल्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं। बात समझ में गया। तो ये प्रोसेस है ह्यूमन लंग्स का। अब यहां समझने वाला बात है, एक बात और हम लोग को यहाँ निश्चित रूप से समझना है, यहाँ पे नीचे हमारा जो है, नीचे हमारा एक मस्कुलर पार्ट होता है, कह लो, है ना। तो ये क्या होता है, इसको बोलते हैं डायफ्राम। इसको क्या बोलते हैं, डायफ्राम बोलते हैं। अब जब हम लोग सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, उसमें इसका एक बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। ये हमारा लंग्स किससे प्रोटेक्टेड है बेटा, रीब केज से। किससे प्रोटेक्टेड है, रीब केज से। ये रीब केज है आपका, रीब केज, है ना। तो रीब केज और ये आपका डायफ्राम, ये दोनों जो है मिलके बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इनटेक और एक्सेल में। आई बात में, मतलब इनहेल और एक्सेल में। कैसे, अब ऐसे सोचो, आप फील करो ना, जब आप सांस ले रहे हो क्या हो रहा है, देखो हमारा चेस्ट जो है क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है ना, लिफ्ट हो रहा है, चेस्ट लिफ्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये लिफ्ट होने की वजह से क्या हो रहा है, कैविटी बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है, कैविटी। उस समय जो है कैविटी को बढ़ाने के लिए ये जो डायफ्राम है ये नीचे आके ऐसे फ्लैट हो जाता है, नीचे आके फ्लैट हो जाएगा। तो देखो ये वाला भाग ऐसे हो गया, तो जगह बढ़ गया काफी। अब इसमें हवा अंदर जाएगा। अब जब हमको एयर रिलीज करना होता है, मतलब एक्सेल करना होता है, तो ये डायफ्राम जो है ये ऊपर की ओर खसक जाएगा, ऐसे अपलिफ्ट हो जाएगा डायफ्राम, ठीक है। और उसमें क्या होगा, ये जो हमारा रीब केज है नीचे की ओर जाएगा। जब आप सांस छोड़ते हो देखो नीचे की ओर जाएगा, है ना। तो वो इनवर्ड गया और डायफ्राम जो हमारा है ये भी इनवर्ड अपवर्ड डायरेक्शन में मूव किया। बात समझ में आया। तो जब हम सांस लेते हैं तो डायफ्राम हमारा फ्लैट हो जाता है, और जब सांस छोड़ते हैं तो डायफ्राम हमारा इस फॉर्म में आ जाता है। बात समझ में आया। तो ये फॉर्म रिलैक्स्ड फॉर्म है, याद रखना, रिलैक्स हुआ। अभी ये क्या हुआ बेटा, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, और ये क्या हुआ, रिलैक्स हुआ। समझ में आया। मतलब कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो हमने सांस अंदर लिया, और ये जब रिलैक्स हुआ तो हमने सांस छोड़ा। ठीक, आगे चलते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो चलो अब देखो, अब यहां बात आती है ट्रांसपोर्टेशन की। किसकी बात आती है, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन क्या है, अब देखो जो हमने खाया उसको पचाया, we digested the food, digested food is then observed, then how will it go to the different part of body, ये हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक पहुंचेगा कैसे, हाउ, है ना। तो उसके लिए एक मैकेनिज्म होना चाहिए, है ना। क्या, इसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन, है ना। ह्यूमन बींग्स में क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन। और ये प्लांट्स के लिए हम लोग क्या कह देते हैं, ट्रांसलोकेशन, है ना। प्लांट्स के लिए ट्रांसलोकेशन, ह्यूमन बींग्स के लिए ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। समझो एक्चुअली क्या है ट्रांसलोकेशन और ट्रांसपोर्टेशन क्या है, क्यों कर रहे हैं, उसका एक कारण समझना ध्यान से। ह्यूमन बींग्स के पास क्या है, ब्लड है। ह्यूमन बींग्स के पास क्या है, ब्लड है, तो वो आराम से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है, ब्लड के थ्रू। लेकिन पेड़ पौधों के पास ब्लड नहीं होता, तो ट्रांसपोर्ट करना मुश्किल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, सिंपल सी बात है, मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो इसलिए ह्यूमन बींग्स के पास क्या है, ब्लड है, तो ब्लड है तो ट्रांसपोर्टेशन आराम से हो जाएगा। लेकिन अब ब्लड को डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक भेजना पड़ेगा ना, क्योंकि उसमें फूड मिला हुआ है, ऑक्सीजन मिला हुआ है, तो वो फूड और ऑक्सीजन को डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक, डिफरेंट सेल्स तक पहुंचाएगा, तभी तो एनर्जी रिलीज होगा। तो उसके लिए क्या, कौन काम करता है, हमारा हार्ट काम करता है। ह्यूमन के पास क्या है, हार्ट है। प्लांट्स के पास ऐसा क्या है, दे हैव कॉम्प्लेक्स टिश्यू, है ना। याद करो 9th क्लास, है ना, पढ़े थे ना टिश्यू में, है ना। कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है, ठीक है, बंडल्स के फॉर्म में रहता है ना। कौन होता है यहाँ, फ्लोएम एंड जाइलम, ठीक है। जाइलम क्या करता है बेटा, वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है, जबकि फ्लोएम क्या करता है, वो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। बात समझ में गया। चलो इन दोनों के बारे में पढ़ते हैं एक एक करके, चलो आगे चलते हैं। तो आ जाते हैं हम लोग ह्यूमन हार्ट, ठीक है। पहले इंसानों की बात करते हैं,
हम लोग इंसान है, पहले इंसान की बात करेंगे, ठीक है। चलो यहां देखो, ये हार्ट का एक कंस्ट्रक्शन है, हार्ट है हमारा। तो हार्ट का ये वाला जो भाग आप देख रहे हैं, ये जो भाग दिख रहा है बेटा, ये है ना, और एक नीचे वाला भाग दिख रहा है ये, ठीक है। ये आर्टियम है बेटा, ऊपर वाला आर्टियम, नीचे वाला वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल्स कैसे याद रखोगे, यहाँ देखो फिर से वापस समझो, वेंट्रिकल्स कैसे याद करेंगे, नीचे से ये वी बना रहा है, नीचे से वी बना रहा है ना, यहाँ यहाँ, ठीक है, ये नीचे से वी टाइप बना रहा है, ये वेंट्रिकल्स है, ठीक है। ऊपर वाला क्या हो गया, आर्टियम, नीचे वाला क्या हो गया, वेंट्रिकल्स, ठीक है। अब देखो, अगर आप मुझे देख रहे हो तो मेरा इस साइड कौन सा साइड है, लेफ्ट, इधर क्या है, राइट। अब इस बात को समझा, जब हार्ट पढ़ते हैं ना तो ये नहीं कहते कि जैसे हम लोग जो है ऐसे ही जनरली फॉर्म में पढ़ रहे हैं तो हम लोग समझते हैं इधर राइट है इधर लेफ्ट है, ऐसा नहीं। हार्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए आप सामने वाले को देखना, सामने वाला कौन सा साइड है, इधर लेफ्ट, इधर क्या है, राइट। मेरा इधर कौन सा लेफ्ट साइड है, लेफ्ट। तो मेरा हार्ट का पोजीशन अगर आप देख रहे हो तो इधर कौन सा साइड है, लेफ्ट। इसलिए ये लेफ्ट आर्ट्रियम है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल्स है, और जबकि ये राइट आर्ट्रियम है और ये राइट वेंट्रिकल्स, ठीक है। और इस बात को समझना, इस कंस्ट्रक्शन को समझना। तो कितने जो है, कितने हमारे पास जो है ये ब्लॉक्स हो गए बेटा, इस तरह के कितने हैं, है ना। चैम्बर कितने हैं, तो ये चैम्बर है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, है ना। कितने चैम्बर है बेटा, 4 चैम्बर। तो क्या सभी को 4 चैम्बर होता है जिनके पास हार्ट है, नहीं, सबको नहीं होता, ठीक है। किसी को 2 चैम्बर हार्ट भी होता है, किसी को 3 चैम्बर हार्ट भी होता है। हमारे पास कितने हैं, 4 चैम्बर हार्ट है ना। सांप के पास कितने होते हैं, 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। बात समझ में आया। तो इस बात को ध्यान से समझना है। अब यहाँ पे बहुत सारी नलियां होती है। देखो यहाँ ये जो भाग आपको दिख रहा है ना, ये वॉल्व जैसा काम करता है, ये वॉल्व है, ये भी वॉल्व है। एक वॉल्व इधर हो गया, एक वॉल्व इधर हो गया, एक वॉल्व इधर हो गया और एक वॉल्व इधर हो गया, ठीक है। ये कितने वॉल्व हो गए बेटा, फिर से देख लो यहाँ बढ़िया से। एक वॉल्व यहाँ हो गया, ठीक है, एक वॉल्व यहाँ हो गया, 2 वॉल्व हो गया, एक वॉल्व यहाँ है, एक वॉल्व यहाँ है, कितना वॉल्व हो गया, 4 वॉल्व। तो ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर भी है, 4 वॉल्व भी है। और ये वॉल्व का काम क्या है, वॉल्व का काम क्या है, वॉल्व का काम है यूनिडायरेक्शनल, है ना। यूनिडायरेक्शन को मतलब एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट कराने का काम है, ठीक है। ये बात दिमाग में रखना, एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट कराने के लिए ये वॉल्व काम करते हैं, ठीक है। अगर मान लो इधर से आ रहा है ब्लड और फिर वापस जो है हार्ट का हमारा कंस्ट्रिक्शन और रिलैक्सेशन जब होगा, किसका, वेंट्रिकल्स का। याद रखना, हार्ट में रिलैक्सेशन और कंट्रिक्शन की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे हम लोग, वेंट्रिकल्स की। वेंट्रिकल्स के ही कंट्रिक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से जब वो कंट्रैक्ट होगा, जब वो रिलैक्स होगा तो ब्लड का फ्लो होगा, ठीक है। और ये कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन जो है हमेशा होते रहता है। 9th क्लास फिर वापस याद करो, है ना, तुम लोगों ने टिश्यू में पढ़ा था, है ना। और वहां पे जो है जब आप टिश्यू पढ़ रहे थे तो वहां मसल्स की भी बात कर रहे थे, है ना। मसल्स का बात कर रहे थे, कार्डिक मसल्स कहाँ होता है, हार्ट में, बिना थके निरंतर चलाते रहता है। जिस दिन वो थक जाता है हम भी थक जाते हैं, है ना। लोग भी हमको ढो ढो के थक जाते हैं, याद रखना उसको, ठीक है। तो यहां समझो, यहाँ पे होता क्या है, हमारा लेफ्ट साइड जो हमारा है, इधर जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और जो हमारा राइट साइड होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड होता है। इधर इधर कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड, इधर ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, ध्यान रखना है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां मैं बताने जा रहा हूं, उसको ध्यान से सुनना है। अगर ब्लड हमारे हार्ट में आता है, अगर ब्लड हमारे हार्ट में आता है, ठीक है, तो उसे कहते क्या है, उस नली को क्या कहेंगे, आर्टरी, सॉरी, उस नली को बोलेंगे वेन, ठीक है। ब्लड हमारे हार्ट में आ रहा है, कहीं से आए, लंग से भी आता है, बात समझ में आ रही है, लंग से भी आता है, बॉडी पार्ट से भी हार्ट में जाता है, ध्यान रखना है। अगर ब्लड हमारे हार्ट में आ रहा है तो जिस ट्यूब से, है ना, या जिस वेसल से वो आ रहा है उसको क्या बोलेंगे, वेन। हार्ट से अगर ब्लड बाहर जा रहा है, लंग्स में भी जा सकता है, बॉडी में भी जा सकता है, तो जिस ट्यूब से या जिस वेसल से वो हार्ट से बाहर निकल रहा है उसको बोलेंगे आर्टरी। दिमाग में कंसेप्ट बैठा लो, हार्ट से बाहर निकल रहा है आर्टरी, हार्ट में आ रहा है वेन्स। समझ में आ गया।
अब एक बात यहां से दिमाग में रखना है, वो क्या है, ये है हमारा लंग्स। ये हमारा क्या है बेटा, लंग्स। ये हमारा बॉडी का कैपिलरीज है, ये बॉडी का कैपिलरी है, ठीक है। इस बात को ध्यान से रखना है। कैपिलरी का काम क्या होता है बेटा, वन वे मूवमेंट कराना। कैपिलरी का काम क्या होता है, वन वे मूवमेंट कराना, और ये वन सेल थिक होता है। ये क्या होता है बेटा, वन सेल थिक। वन सेल थिक करने का मतलब क्या है, इसकी जो मोटाई होती है वो एक सेल के ही होती है ना, एक से ज्यादा सेल नहीं होता, बहुत पतले होते हैं ये, ठीक है। और ये क्या करते हैं, वन वे मूवमेंट कराते हैं, मतलब खून को वापस पीछे की ओर नहीं आने देते, हमेशा यूनिडायरेक्शनल में, एक ही डायरेक्शन में खून का मूवमेंट कराते हैं, ठीक है। अब समझो, हमारा लंग्स भी जो है एक बहुत बड़ा कैपिलरी है। इसका मतलब हमारा लंग्स भी क्या है, बहुत बड़ा कैपिलरी है। ध्यान समझना, हम जो ऑक्सीजन लेंगे तो हमारे लंग्स में आएगा। लंग्स में आने के बाद यहाँ जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड होने के बाद देखो यहां से आ रहा है, हमारे हार्ट में आ रहा है ना, हमारे हार्ट में आ रहा है। अभी क्या बताया था, हार्ट में आ रहा है, मतलब आ रहा है तो मतलब क्या, वेन्स। अब कहां से आ रहा था, लंग से आ रहा था, उसके लिए सब क्या यूज करेंगे, पल्मोनरी वेन्स। ध्यान रखा, क्या बोला, पल्मोनरी वेन्स। आया कहां पे आया बेटा, कहां पे आया, ये वाला पोजीशन क्या है, ये वाला पोजीशन क्या है, यहां देखो, लेफ्ट आर्टरियम। लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां आया, लेफ्ट आर्टरियम में। लेफ्ट आर्टरियम से कहां आगे बढ़ेगा, यहां आएगा। यहां वाला पोजीशन क्या है बेटा, लेफ्ट वेंट्रिकल्स। लेफ्ट वेंट्रिकल्स में आया। लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर उसके बाद जो है ये एरोटा से होते हुए पूरे बॉडी में जाएगा। अब यहां हमारा सेल क्या करेगा, इस ऑक्सीजन को ले लेगा और उसमें क्या भर देगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड मिक्स नहीं होना चाहिए, है ना, इसलिए यहां कौन काम करेगा, कैपिलरी। कैपिलरी क्या करेगा, इसका मूवमेंट करा देगा, किसमें, वेंस में। और ये वेंस देखो यहां से हार्ट में जा रहा है ना, अभी क्या बोला था, हार्ट में अगर जा रहा है, हार्ट में जा रहा है तो क्या बोलेंगे, वेंस बोलेंगे। तो ये हो गया वेंस, ठीक है। तो जो मेन वेन होता है उसको बोलते हैं वेना कावा, जहां से बहुत सारे वेन्स जुड़े हुए होते हैं उसको वेना कावा, और जहां पे बहुत सारे आर्टरीज जुड़े हुए होते हैं उसको बोलते हैं अरोटा। क्या बोलते हैं उसको, अरोटा। चलो अब यहां से ये कहां आया बेटा, ये कहां आया, इस पोजीशन को क्या बोलते हैं, देखो यहां क्या बोलते हैं, राइट आर्टरियम। राइट आर्टरियम से कहां जाएगा, राइट वेंट्रिकल्स। राइट वेंट्रिकल से होते हुए फिर उसके बाद कहां जाएगा, लंग्स में। प्रोसेस समझ में आ गया। अब यहां से क्या हो रहा था, ब्लड निकल रहा था, ब्लड हमारे हार्ट के बाहर जा रहा था, हार्ट के बाहर जा रहा था, हार्ट के बाहर जाता है उसको क्या बोलते हैं, आर्टरी। और ये लंग से होके जा रहा था, इसलिए क्या बोलेंगे इसको, पल्मोनरी आर्टरीज। समझ में आ गया, समझ में आ गया, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां एक फिगर भी बनाया है आप लोगों के लिए, देख लो उसको, है ना। चलो यहां देखो, वापस समझना है हम लोगों को यहां। अब आप देख पा रहे होगे, क्या देख पा रहे होगे बेटा, यहां पे आप देखोगे कि यहां का जो कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, इसको देखो, इसको देखो थोड़ा, है ना, इस कंस्ट्रक्शन को समझना। अभी क्या बताया था आप लोगों को, इस पोजीशन को क्या बोलते हैं, ये लेफ्ट क्या है, आर्टरियम है। लेफ्ट आर्टरियम से देखो जैसे ही ब्लड आएगा इसमें जाएगा, कौन से में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल्स में जाएगा, यहां आएगा। लेफ्ट आर्टरियम से ब्लड जब यहां आएगा तो ये देखो, ये जब क्लोज होता है तो ये ओपन होता है, ये जब क्लोज होता है तो ये ओपन होता है, यहां से ब्लड जाएगा और फिर क्या हो जाएगा बेटा, एरोटा से होते हुए बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब यहां समझना, हमारे पूरे बॉडी में यहां से एरोटा से क्या हुआ बेटा, हमारे पूरे बॉडी में गया, बॉडी में जाने के बाद यहाँ पे जो भी कंस्ट्रक्शन होगा, है ना। अब यहाँ के बाद जो है यहाँ पे क्या होता है, कैपिलरीज होते हैं, और इस कैपिलरी से होते हुए अब यहाँ देखो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था इसमें, ऑक्सीजनेटेड। अब यहाँ क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड यहाँ पे बॉडी से इकट्ठा करके ये वेन्स के थ्रू इसमें जाएगा, ठीक है। जाने के बाद यहाँ से देखो जैसे ही यहाँ से इसमें जाएगा, है ना, ये है राइट आर्टरियम। राइट आर्टरियम से कहां जा रहा है बेटा, फिर राइट के वेंट्रिकल्स में जा रहा है। अब वेंट्रिकल से देखो जैसे ही ये अंदर जाएगा तो ये देखो पाथ बंद हो जाता है ना, यहाँ देखो बंद हो गया, ठीक है। अब जैसे ये बंद होगा तो ये खुलेगा, ये प्रेशर लगाएगा तो ये खुलेगा, ये इधर की ओर से जा सकता है, इधर नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ तो बंद हो जाता है ना, ठीक है। तो यहां से होते हुए अब देखो यहां से जाएगा, ये कहां चले जाएगा बेटा, लंग्स में। कहां चले जाएगा वो, लंग्स में चले जाएगा। एक सिंपल सा फिनोमेना यहाँ काम कर रहा है, बात समझ में आ रही? तो ये हमें दिमाग में भी रहना चाहिए। अब देखो हमारा जो है ब्लड, यहाँ पे आप क्या समझ रहे हो,
यहाँ हो क्या रहा है, ये हार्ट हमारा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है। और कौन सा भाग, ये कौन सा भाग है बेटा, वेंट्रिकल्स। तो वेंट्रिकल्स के कंस्ट्रक्शन और रिलैक्सेशन से हार्ट एक मूवमेंट कर रहा है, प्रेशर क्रिएट कर रहा है, ठीक है। और इसी प्रेशर को बोलते हैं ब्लड प्रेशर। समझना है? ये देखो, ये क्या कर रहा है, कंट्रैक्ट हो रहा है। तो जैसे मान लो एक बैलून है, ठीक है, उसमें पानी भरा है या हवा भरा है, उसको दाबोगे, ठीक है, तो क्या होगा बेटा, प्रेशर क्रिएट होगा, है ना। तो यहाँ प्रेशर क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो दाबने के दौरान ज्यादा प्रेशर होगा, जब उसको रिलीज कर दोगे, छोड़ दोगे, तो कम प्रेशर हो जाएगा, है ना। अब इस प्रेशर को समझना है, इसी प्रेशर को हम लोग बोलते हैं ब्लड प्रेशर। क्या बोलते हैं इसको, ब्लड प्रेशर। अब इसको वापस समझना है। तो ब्लड प्रेशर को हम लोग मेजर किसमें करते हैं, मरकरी के प्रेशर में। किसमें, मरकरी के प्रेशर में। तो होता क्या है, यहां देखो, द प्रेशर ऑफ ब्लड इनसाइड द आर्टरी ड्यूरिंग द वेंट्रिकुलर सिस्टोल। सिस्टोल मतलब क्या है, कंस्ट्रक्शन, है ना, या कॉन्ट्रैक्ट जब वो हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है मतलब क्या हो रहा है बेटा, सिकुड़ रहा है, सिकुड़ रहा है। देखो यहां सिकुड़ रहा है, सिकुड़ रहा है ना। तो सिकुड़ने के दौरान जो है, जो मूवमेंट हो रहा है, जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर। क्या बोलते हैं इसको, सिस्टोलिक प्रेशर। और सिस्टोलिक प्रेशर के दौरान कितना होता है बेटा, प्रेशर कितना होता है, 120 ऑफ मरकरी। कितना होता है, 120 ऑफ मरकरी। अब यहां समझना, एंड प्रेशर इन आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डायस्टोल। डायस्टोल कहने का मतलब रिलैक्सेशन, जब वो रिलैक्स होता है, तो इस समय जो है डायस्टोलिक प्रेशर को क्या बोलते हैं बेटा, डायस्टोलिक प्रेशर, है ना। इसको क्या बोलते हैं, डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। तो जो नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर है वो कितना है बेटा, 120। और डायस्टोलिक कितना होता है बेटा, 80, है ना। कितना होता है, 80। तो इसलिए बीपी जो होता है वो कितना होता है बेटा, 120 अपॉन कितना, 80। ध्यान देना, सिस्टोलिक डायस्टोलिक, सिस्टोलिक डायस्टोलिक। कॉन्ट्रैक्ट होगा, रिलैक्स होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, रिलैक्स। ऐसे सोच लो, प्रेशर कब ज्यादा, है ना, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तब। कितना, 120। प्रेशर कब कम, रिलैक्स होगा तब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग जो है आगे पढ़ते हैं बेटा, ठीक है। एक मिनट, हम लोग जो है एक काम नहीं किए, वो क्या, ह्यूमन का ट्रांसपोर्टेशन तो करना है। आगे करो, चलो कोई बात नहीं। चलो यहां तो हमने ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ लिया। अब क्या करना है हम लोगों को, अब हम लोगों को करना है कि भाई फ्लोएम और जाइलम कैसे काम करता है, इस बात को समझिएगा। फ्लोएम जो है ये क्या करता है बेटा, फूड को ट्रांसपोर्ट करेगा। और जाइलम जो है वाटर एंड मिनरल्स को, है ना। फ्लोएम फूड को और जाइलम वाटर और मिनरल्स को, ठीक है। अब एक बात समझिएगा, ये क्या होता है, दो तरीके से जाइलम जो है वाटर को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। कितने तरीके से करता है, दो तरीके से करता है ना। उस बात को समझना है कैसे। अब समझ लो, मान लो ये एक पेड़ है, इसका जड़ है, ये जड़ है, और ऊपर पत्तियां हैं। ऊपर क्या है बेटा, पत्तियां हैं, ठीक है। अब समझ लो यहां रूट्स में छोटे छोटे जो है रूट हेयर्स होते हैं। ये रूट हेयर्स जो है यहाँ पे जाइलम के जाल होते हैं। यहाँ पे क्या होता है बेटा, जाइलम, ठीक है। अब क्या होता है कि पत्तियों में, ऐसे समझ लो ये पत्ती है, पत्ती में यहां स्टोमाटा है। स्टोमाटा क्या करेगा बेटा, ट्रांसपीरेशन। क्या करेगा, ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन करेगा तो एक्चुअली क्या है, इस ट्रांसपीरेशन की वजह से प्रेशर जनरेट होगा। क्या जनरेट होगा, प्रेशर जनरेट होगा। तो क्या होगा, यहां वाटर की कमी हो जाएगी, एक प्रेशर जनरेट होगा जिसकी वजह से ये पानी जो है इसके फॉर्म में जाएगा, ऊपर जाएगा, है ना। तो चलो एक बात तो समझना, दिन के समय ट्रांसपीरेशन का रेट ज्यादा होता है या गर्मी ज्यादा होता है, तो ट्रांसपीरेशन हो रहा है, उस फंक्शन की वजह से यहां से वाटर ऊपर गया। रात में क्या, है ना, रात में क्यों पानी ऊपर जा रहा है भाई, कैसे जा रहा है पानी ऊपर, उसको बोलते हैं रूट प्रेशर। क्या बोलते हैं, रूट प्रेशर। तो ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछ देता है ना, कि ड्यूरिंग डे, है ना,
हाउ वाटर ट्रेवल फ्रॉम रूट टू टिप, है ना, ऑफ एनी प्लांट, है ना, क्या कह देंगे, ड्यू टू संक्शन क्रिएटेड बाय ट्रांसपीरेशन। बात समझ में गया। लेकिन अगर कहता है कि नाइट में, रात में ऐसा क्यों होता है, तो हम लोगों को क्या बोल रहे हैं, है ना, ड्यू टू रूट प्रेशर। द रूट प्रेशर इज इफेक्टिव ड्यूरिंग नाइट्स। समझ गए। दूसरा, वन वे होता है ये, नीचे से ऊपर की ओर, है ना, जाइलम में जो फ्लो होगा वाटर का या न्यूट्रिएंट्स का, वो कहां होगा, नीचे से ऊपर होगा, हमेशा नीचे से ऊपर। लेकिन अब फ्लोएम की बात करते हैं। फ्लोएम में क्या होता है बेटा, जो फूड वो प्रोड्यूस कर रहा है प्लांट, है ना, वो फूड जो है दोनों डायरेक्शनल में, जहां भी जरूरत है वहां वो मूव करना चाहिए, इसलिए बाई डायरेक्शनल। बात समझ में आ गया। अब जनरली आपसे यहां से रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछेगा, यही क्वेश्चन पूछेगा, क्या ना, कि वाटर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, वाटर का क्या होगा, वाटर कैसे जो है प्लांट्स ऑब्जर्व करता है, या वाटर कैसे जाता है, कैसे ट्रांसपोर्टेड होता है ना, और फूड कैसे ट्रांसलोकेटेड होता है। ठीक है, तो ट्रांसलोकेशन के लिए इसके पास स्पेशलाइज्ड टिश्यू है, जाइलम और फ्लोएम, क्योंकि इनके पास क्या नहीं होता, ब्लड नहीं होता, इनके पास ब्लड नहीं होता है, इसकी वजह से स्पेशलाइज्ड टिश्यू के रूप में ही ये क्या करते हैं, अपना ट्रांसपोर्टेशन कर लेते हैं। अब सोचो, अगर हम लोग मछली की बात करें, किसकी बात करते हैं, मछली की, फिश का बात करते हैं, है ना, तो फिश में क्या है बेटा, वाटर जो है ना, पानी में डिसॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम है। अब यहां ध्यान देना, वाटर में जो रहने वाले एनिमल्स हैं, मतलब एक्वेटिक जो एनिमल्स हैं, उनका रेस्पिरेशन रेट हाई होगा, और जो टेरेस्ट्रियल एनिमल हैं, जो लैंड पे रहने वाले एनिमल्स हैं, उनका रेस्पिरेशन रेट स्लो होगा। क्यों, यहां बहुत सारा ऑक्सीजन है ना, और पानी में डिसॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा क्या है, कम है, तो एक्वेटिक एनिमल का रेस्पिरेशन रेट भी क्या होगा, ज्यादा होगा, है ना, कंपैरेटिवली किसके, जो टेरेस्ट्रियल एनिमल हैं उनके। ठीक है, अब सोचो, इसका मतलब ऑक्सीजन की कमी है। अब ऑक्सीजन अगर पहले उनके हार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाए, ऑक्सीजनेटेड ब्लड वहां से फिर उसके बाद बॉडी में जाए, है ना, तो समय लगेगा कि नहीं लगेगा, जाहिर सी बात है लगेगा। ठीक है, तो दैट इज वाई उनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है अलग है। हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है बेटा, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, लंग्स से हार्ट में, हार्ट से बॉडी में, बॉडी से फिर हार्ट में, हार्ट से फिर लंग्स में, डबल है। ठीक है, उनका ऐसा नहीं है। ठीक है, उनका सिंगल सर्कुलेशन होता है। देखो कैसे समझाता हूं, मान लो ये एक मछली है, ठीक है, ये एक मछली है, इसका हार्ट है ये, तो यहां गिल्स होता है उनको। ठीक है, गिल्स में जो है बहुत सारे जो है वेंस वगैरह, है ना, इसके साथ जुड़े हुए होते हैं। तो ये क्या करता है, ब्लड डायरेक्टली आता है गिल्स में, यहाँ पे ऑक्सीजन इसको मिलता है, और ये जाता है हार्ट में। हार्ट क्या करता है, इसको पूरे बॉडी में पंप कर देता है। अब पूरे बॉडी से फिर वापस हार्ट में नहीं जाता, ये डायरेक्टली चले जाता है कहाँ पे, गिल्स में। देखा, एक सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम है इसका, और भी ओपन है। समझ में आ गया। तो एक्वेटिक एनिमल्स का रेस्पिरेशन रेट क्या होता है, ज्यादा। एक्वेटिक एनिमल्स का रेस्पिरेशन रेट क्या होता है, ज्यादा टेरेस्ट्रियल एनिमल की अपेक्षा। और दूसरा क्या है कि इनका जो डायरेक्शन होगा कितना होगा, सिंगल, मतलब हार्ट से डायरेक्टली कहां, बॉडी में जाएगा, है ना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स हार्ट में ना जाके डायरेक्टली कहां चले जाएगा, कॉलम में चले जाएगा, गिल्स में चले जाएगा। बात समझ में आ गया। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे पढ़ते हैं कि चलो ट्रांसपोर्टेशन के बाद अब क्या होना चाहिए। तो ट्रांसपोर्टेशन के बाद होना चाहिए बेटा एक्सक्रीशन। अब जो वेस्ट मटेरियल बच गया उसका क्या निष्पादन होना चाहिए, उसका निकलना चाहिए, है ना, नहीं तो वो वेस्ट मटेरियल ही हमारे मृत्यु का कारण भी हो सकता है। दैट इज वाई हमें उसे रिलीज करना है। तो अगला टॉपिक हमारा होगा एक्सक्रीशन। ठीक है, देखो अब हम लोग चर्चा करेंगे एक्सक्रीशन का। तो एक्सक्रीशन तो सब में होगा ना बेटा, प्लांट्स में भी होगा, एनिमल्स में भी होगा। ठीक है, प्लांट्स में एक्सक्रीशन होगा डिफ्यूजन के वजह से, और ट्रांसपीरेशन भी होता है यहाँ, है ना, डिफ्यूजन करके गैसेस का एक्सचेंज कर रहे हैं, और जो एक्स्ट्रा वाटर है उसको ट्रांसपीरेशन से वो रिमूव कर दे रहा है। एनिमल्स में क्या होगा बेटा, एनिमल्स में जो एक्स्ट्रा साल्ट बनेगा वो किसके फॉर्म में, स्वेट के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा, या तो यूरिन या स्टूल, है ना, ये सारे जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो रिलीज होंगे। ठीक है, तो ये पत्तियों से क्या होगा बेटा, स्टोमाटा से क्या होगा, ट्रांसपीरेशन भी होगा, डिफ्यूजन भी होगा गैसेस का,
है ना। तो दोनों काम प्लांट्स किससे करता है, पत्तियों से करता है ना। अब देखो हम लोग स्पेशलाइज्ड, हमारे पास स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है, कौन सा बेटा, किडनी। स्किन भी है, स्किन, स्किन किसको, स्वेट को, स्वेट के फॉर्म में रिलीज कर रहा है, एक्सक्रीटा हमारा। और किडनी क्या कर रहा है बेटा, हमारे खून को प्योरीफाई कर रहा है, हमारे ब्लड को प्योरीफाई कर रहा है, ठीक है। ब्लड में जो डाइजेस्टेड है ना साल्ट्स वगैरह हैं, यूरिक एसिड्स वगैरह हैं, है ना, या नाइट्रोजनस जो वेस्ट हैं या टॉक्सिक जो चीजें हैं उनको प्योरीफाई कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग समझेंगे कि हमारा जो है किडनी कैसे काम करता है और किस फॉर्म में हमारा ब्लड कैसे प्यूरिफाई होता है और क्या रिलीज होता है वहां से, ठीक है। चलो देखते हैं। चलो यहां आओ। तो किडनी में आप क्या देखोगे, किडनी का जो यूनिट है, किडनी का यूनिट को बोलते हैं नेफ्रॉन, है ना। किडनी के यूनिट को क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन बोलते हैं, ठीक है। अब नेफ्रॉन में आप देखोगे क्या कि यहां एक एरिया दिख रहा है, इसको बोलते हैं बोमन्स कैप्सूल, ठीक है। और यहां से ये रीनल जो है आर्टरी इम्प्योर ब्लड लेके यहां आ रहा है, और ये जो भाग दिख रहा है ना आपको, इसको ग्लोमेरुलस कहते हैं। ग्लोमेरुलस जो है यहाँ पे खून फिल्टर होता है, खून फिल्टर होता है, खून छाना जाता है। छनने के बाद ये फिल्टर्ड खून जो है यहां देखो आप आगे यहां से जा रहा है, ठीक है। अब ये जो पार्ट है, ये ट्यूबुलर पार्ट है किसका, नेफ्रॉन का। यहां से अगर मान लो अनप्योरिफाइड ब्लड अगर यहां जाता भी है तो इसको वापस क्या कर लेता है बेटा, ये रीऑब्जर्व कर लेता है, ठीक है। फिर उसके बाद यहां दिख रहा होगा ये कैपिलरीज है, ये कैपिलरीज है, कैपिलरीज के साथ ये जुड़ा हुआ होता है ना। और यहां से फिल्टर्ड ब्लड जो है किसमें आ जाएगा, आपका रीनल वेन में आ जाएगा, और रीनल वेन से होते हुए कहां चले जाएगा, वापस किडनी में चले जाएगा, है ना। और फिर उसके बाद जो है ब्लड हमारे बॉडी में भेज दिया जाएगा। और ये इम्प्योर जो इम्प्योरिटीज जो यहाँ पे आ जाता है, ये कहाँ जाके कलेक्ट हो जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट में, ठीक है। ये इम्प्योरिटीज यहाँ पे चले जाएगा और यूरिन के फॉर्म में उसको क्या कर देगा, रिलीज कर देगा, आउट कर देगा। बात समझ में आ गया। तो ये था हमारा ह्यूमन में एक्सक्रीशन। अगर हम लोग प्लांट्स के एक्सक्रीशन की बात करेंगे, है ना, तो प्लांट्स में एक्सक्रीशन कैसे हो रहा है बेटा, लीफ से। कहां से हो रहा है, लीफ से। लीफ में क्या होते हैं, स्टोमाटा। स्टोमाटा क्या करता है, डिफ्यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, रिलीज। कहोगे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा है, मैं बोल रहा हूं ऑक्सीजन भी रिलीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज करता है ना। वाटर वेपर, वाटर वेपर। और दिन के समय में ठीक है ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत जरूरी है, इसके लिए भी रेस्पिरेशन के लिए जरूरी है, प्लांट्स के लिए भी जरूरी है। लेकिन क्या है, जो दिन के समय में वो ऑक्सीजन डिलीवर बना रहा है ना, ज्यादा हो रहा है उसके पास, वो ऑक्सीजन तो उसके लिए एक्सक्रीटा ही है ना, तो वो रिलीज कर देगा। बात समझ में आ गया, तो डिफ्यूजन प्रोसेस से रिलीज कर है ना। अगेन रात के समय फोटोसिंथेसिस कर ही नहीं रहा है, मतलब ऑक्सीजन डेवलप नहीं कर रहा है, उसको तो खुद रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो बाहर से ऑक्सीजन लेगा। और रेस्पिरेशन में वो बनाएगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो भी कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, रिलीज कर देगा। समझ में आया, तो वो भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा है और वाटर वेपर ट्रांसपीरेशन कर रहा है, ठीक है। तो ये कहां से कर रहा है, लीफ से कर रहा है। अगेन ये गम के रूप में या रेजिन के रूप में, रेजिन्स के रूप में, है ना, भी अपने एक्सक्रीटा को क्या करता है, निकालता है। बात समझ में गया। गम्स मिल जाएंगे कभी, ये बबूल का देखा होगा, बबूल में जो रेजिन होता है, जो गम्स वगैरह होते हैं, आम के पेड़ में जो गम्स वगैरह निकल रहे हैं, वो सब क्या है, एक्सक्रीटा ही तो है ना। पाइन का जो ऑयल वगैरह हम लोग निकालते हैं वो क्या है, उसके लिए एक्सक्रीटा है, हमारे लिए काम का है, उसके लिए एक्सक्रीटा है। सिंपल सी बात है। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये टॉपिक हमारा हो गया एक्सक्रीशन कैसे होता है ना। अब हम लोग करेंगे क्या, क्वेश्चंस, कुछ स्पेशल क्वेश्चंस, है ना, जो लगातार घूमते रहता है, बार बार आते रहता है ना, और प्रीवियस ईयर्स है एक्चुअली, है ना। ऐसा भी समझना है कि ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि हम लोग कहाँ फंसते हैं, किस तरह के क्वेश्चन में हम लोग फंसते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, है ना, बहुत छोटे छोटे एकदम नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, और हम लोग क्या करते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं उनको, क्योंकि हम लोग किसमें लगे रहते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चंस में लगे रहते हैं, बहुत बड़ा बड़ा लिखना है वगैरह वगैरह, दिमाग में बैठा लेते हैं। ऐसा कुछ होता नहीं है। बोर्ड देखो, अभी जो क्वेश्चंस आएंगे
आपको समझ में आएगा कि बोर्ड कैसे क्वेश्चन देते हैं और आप किन क्वेश्चंस को आपको सबसे ज्यादा करना चाहिए। ठीक है, चलो आगे करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है क्या, स्टोमाटा क्लोज व्हेन। स्टोमाटा कब बंद होता है बेटा, स्टोमाटा कब बंद होता है, क्या क्या सोचेंगे हम लोग, कब बंद होगा, जब उसको कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत नहीं होगी। दूसरा क्या, जब पानी वहां से क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। तो यहां क्या कहता है बेटा, वाटर फ्लोज आउट थ्रू गार्ड सेल, लिखा हुआ है ना, और इट डजंट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस, है ना। तो ये दोनों हो जाएगा, 2 और 3 दोनों हो जाएगा। 2 और 3 कहां है, 2 और 3 कहां है, सी खत्म हो गया कि नहीं, बात समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां क्या है, असर्शन है, एक रीजन है, क्या कह रहा है, द रेट ऑफ ब्रीथिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज मच फास्टर देन द टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। देखा, ब्रीथिंग का रेट उनका ज्यादा होता है, बिल्कुल सही है। रीजन क्या है, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर इज वेरी हाई एज कंपेयर टू अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन एयर। ये तो गलत दे दिया ना, ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर जो है बहुत ज्यादा होता है, नहीं ये गलत हो गया, सिर्फ असर्शन सही है, रीजन क्या है, गलत। चलो आगे चलते हैं। स्टेट वन रोल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। एक रोल बताना है किसका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, एसिडिक मीडियम देता है। दूसरा रोल भी कर सकता है, बैक्टीरिया वगैरह को मारता है ना। विली क्या करता है बेटा, एक्स्ट्रा वाटर को एब्जॉर्ब करता है, फूड को भी, डाइजेस्टिव फूड को भी क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहे हैं। एनल स्पिंचर क्या कर रहा है बेटा, मूवमेंट करा रहा है ना, फेसेस या स्टूल्स कह सकते हो, उसका मूवमेंट करा रहा है, फूड का मूवमेंट करा रहा है। लाइपेज क्या करता है बेटा, लाइपेज क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। किसको डाइजेस्ट करता है, याद करो अभी बताया था, है ना, फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। चलो आगे चलते हैं। चलो यहां है आपका क्या है क्वेश्चन, व्हाट इज रेस्पिरेटरी पिगमेंट नीड इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म विथ लार्ज बॉडी साइज। जब बड़ा बॉडी साइज है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट होना बहुत ही जरूरी है। जैसे मान लो हमारे पास है, क्या है, क्या है, हेमोग्लोबिन है ना। तो ये होना क्यों जरूरी है, क्योंकि बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक डिफ्यूजन से तो गैस पहुंच नहीं सकता है। तो जब भी गैस पहुंचेगा, मतलब एयर पहुंचेगा, ऑक्सीजन पहुंचेगा, तो कैसे पहुंचेगा, उसके साथ घुल के, कैरियर उसका होना चाहिए, इसलिए ये पिगमेंट होना जरूरी है। ठीक है, अगला क्या है, गिव रीजन फॉर रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन अ थ्रोट। थ्रोट में रिंग्स ऑफ कार्टिलेज क्यों होता है, अभी समझाया था थोड़ा देर पहले, है ना, कि रिंग्स ऑफ कार्टिलेज क्या करता है, हमको ब्लॉक करने से बचाता है। ठीक है, दूसरा, लंग्स ऑलवेज कंटेन अ रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर। लंग्स हमेशा जो है कुछ एयर बचा के रखता है। क्यों बचा के रखता है, सोचो, क्योंकि रेस्पिरेशन, इनहेल करने में, एक्सहेल करने में समय लगता है और तब तक ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, इसलिए कुछ एयर वो पहले ही से रेसिड्यू बचा के रखता है। ठीक है, द डायफ्राम फ्लैटन्स एंड लिफ्ट अप व्हेन वी ब्रीथ इन। अभी बताया था ना कि डायफ्राम हमारा क्या हो जाता है, फ्लैट हो जाता है और हमारा रिब्स अपलिफ्ट हो जाता है। क्यों, कैविटी को बढ़ाने के लिए, ताकि एयर ज्यादा से ज्यादा आ सके। अगला है, वॉल ऑफ एल्वेओली कंटेन्स द एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। क्यों, ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को क्या कर सके, एब्सॉर्ब कर सके और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर सके। अगला क्वेश्चन क्या है, Which of the following statement is true about the human heart? ह्यूमन हार्ट के बारे में कौन सा सही है, यही बताना है। तो कहता है राइट आर्टियम रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अच्छा, राइट आर्टियम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है ना, ये तो पहले ही गलती हो गया। ठीक है, तो ये गलत है। लेफ्ट आर्टियम ट्रांसफर ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लेफ्ट वेंट्रिकल। सही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, विच सेंड इट टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। सही है, ये सही है। राइट आर्टियम रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब यहां कह रहा है राइट आर्टियम रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू वेना कावा। ठीक है, वेना कावा से जो है रिसीव करता है फ्रॉम अपर एंड लोअर बॉडी। हाँ बिल्कुल, अपर बॉडी से भी, लोअर बॉडी से भी, ये भी सही है। अब कहता है लेफ्ट आर्टियम ट्रांसफर ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू एरोटा। लेफ्ट आर्टियम जो है वो एरोटा को ब्लड दे रहा है, ये गलत हो गया। तो कौन सा हो गया बेटा आपका सही, बी और सी। कहां है बी और सी, सी नंबर में है। समझ में आ गया, चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या है यहां क्वेश्चन देखो, कहता है इन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम व्हेन अ पर्सन ब्रेथ इन द पोजीशन ऑफ रिब्स एंड डायफ्राम विल बी। देखो ब्रेथ इन अंदर ले रहे हैं, क्या होगा, फ्लैटन होगा, रिब्स ऊपर उठेगा। कहां है ऑप्शन, लिफ्टेड रिब्स एंड डोम शेप, ये तो गलत हो गया। लिफ्टेड रिब्स एंड फ्लैटन डायफ्राम हो गया ना, सही। लिफ्ट रिब करता है और फिर डायफ्राम फ्लैटन होता है ताकि कैविटी बढ़ जाए।
अगला क्या है, फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन द लीव्स एंड फूड प्रिपेयर्ड बाय इट रीचेज अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, नेम द प्रोसेस इन्वॉल्व एंड एक्सप्लेन इट, है ना। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा, ट्रांसलोकेशन, है ना। और कैसे ये ट्रांसलोकेशन होता है, जिस पार्ट में जरूरत होती है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल पौधा ने फूड बनाया, फूड प्रिपेयर किया और उसके रूट में जाके वो स्टोर कर लिया, जैसे गाजल है, मूली है ना, ये सब रूट में जाके स्टोर कर लेता है कि नहीं कर लेता है, बिल्कुल कर लेता है, ठीक है। अब मान लो उसी तरह से कोई रूट में, कोई स्टीम में जाके स्टोर कर लिया, ठीक है। अब फूल ब्लॉसम होने हैं तो उसके लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो अब उसको एनर्जी चाहिए तो वो वहां से रिलीज कर देगा एनर्जी वहां पे, ठीक है। तो वो क्या कर देगा, अपने फूड को वहां तक भेज देगा और वहां रेस्पिरेशन होगा, रेस्पिरेशन से एनर्जी रिलीज होगा, जिससे वो ब्लॉसम होने में उसको मदद मिलेगा। बात समझ में आ गया। तो ये प्रोसेस आपको वहां पे क्या कर देना है, दिखा देना है, समझा देना है। चलो आगे। इन ह्यूमन बींग्स व्हेन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज कंप्लीटेड द प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स आर रेस्पेक्टिवली फाइनली कन्वर्टेड इनटू, देखो यही क्वेश्चन बताया था अभी पीछे, है ना, याद करो। तो प्रोटीन किसमें बेटा, अमीनो एसिड, है ना। कार्बोहाइड्रेट किसमें बेटा, ग्लूकोज में। फैट्स किसमें, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। अब देखो यहाँ पहला ऑप्शन है, क्या होना है, अमीनो एसिड, ग्लूकोज, फैटी एसिड, देखा यहाँ भी ये भी सही है और ये भी सही है, लेकिन ये ज्यादा सही है, क्यों, क्योंकि यहाँ ग्लिसरॉल लिखा है, यहाँ तो सिर्फ फैटी एसिड लिखा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होना चाहिए हमारा, बी होना चाहिए। समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है बेटा, तो आगे है हमारा क्वेश्चन, वी नीड टू वाटर द सॉइल इन प्लांट्स ऑन रेगुलर बेसिस बट दे अल्टीमेटली रीच द लीव्स ऑफ द प्लांट, एक्सप्लेन हाउ दिस टेक प्लेस। अभी बताया था ना, दो तरह का प्रोसेस, एक है ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन की वजह से सक्शन बनता है और उस सक्शन की वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर बनता है, जिसकी वजह से प्लांट जो है क्या करता है, एब्जॉर्ब कर पाता है वाटर। दूसरा क्या बताया था, रूट प्रेशर, रूट प्रेशर, है ना, रूट प्रेशर की वजह से नाइट में बताया था ना। तो ये दो प्रोसेस हो गया। अगला क्या है, नेम द टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स एग्जिबिटेड बाय अमीबा। अमीबा किस तरह का न्यूट्रिएंट्स कर रहा है बेटा, किस तरह का न्यूट्रिशन ले रहा है ना, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ले रहा है, ठीक है। एक्सप्लेन हाउ फूड इज टेकन इन एंड डाइजेस्टेड बाय द ऑर्गेनिज्म, है ना। तो ये ऑर्गेनिज्म है, ये आपका अमीबा है, ठीक है। इसके पास जो है ये न्यूक्लियस है आपका। अब यहाँ पे क्या होता है बेटा, स्यूडोपॉड, ये स्यूडोपॉडिया से ये फूड को क्या कर लेगा, इनगल्फ कर लेगा। इनगल्फ कर लेना मतलब घेर लेना, अपने अंदर ले लेना, ठीक है। और यहाँ पे क्या बनाएगा बेटा, फूड वैक्यूल्स। ये फूड वैक्यूल्स में डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज करेगा और यही डाइजेस्टिव एंजाइम्स इसको क्या कर देगा, डाइजेस्ट कर देगा, और जिस तरह से इसने इनगल्फ किया था उस तरह से क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। तो यही प्रोसेस यहाँ पे क्या कर देंगे, लिख देंगे कि अमीबा क्रिएट्स pseudopodia and engulf the food, then food is digested into food vacuoles and then excreta is released by the same process, है ना। और गैसेस का एक्सचेंज कैसे कर लेता है बेटा, डिफ्यूजन प्रोसेस से। बात समझ में आ गया। चलो आगे पढ़ते हैं। चलो अगला क्या है, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग, है ना। इसके लिए रीजन डालना है, क्या है भाई, रीजन क्या लेना है। यहाँ देखो, alveoli in the lungs are richly supplied with blood capillaries, है ना। जो लंग्स में alveoli होता है और richly supplied होता है blood capillaries के, क्योंकि alveoli क्या करता है बेटा, alveoli क्या करता है, वो सरफेस एरिया इंक्रीज करता है, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को जो है क्या करना है ब्लड में, हाँ, डिसॉल्व करवाना है, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करना है, लेना है, दैट इज वाई। चलो अगला क्या है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन द ब्लड टेक्स अप ऑक्सीजन एंड नॉट कार्बन डाइऑक्साइड। रेस्पिरेटरी पिगमेंट अगर जो है ऑक्सीजन को क्यों लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड को क्यों नहीं लेता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को अगर वो लेता तो फिर हमारा ब्लड जो है डिसॉल्व रह जाता ना कार्बन डाइऑक्साइड उसी में, ठीक है। और ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलने की वजह से उसकी क्या हो सकती थी, मृत्यु हो सकती थी। असल में दैट इज व्हाई। अब क्या है, ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स is formed as an end product instead of CO2 in human beings। 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स कौन कह रहा है बेटा, बताओ, C3H6O3, कौन था ये, लैक्टिक एसिड, ठीक है। अब ये लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है, ठीक है, इंस्टेड ऑफ CO2। क्यों बेटा, क्यों, क्योंकि तभी हम ऑक्सीजन नहीं ले रहे होते, ठीक है। और इसी लैक्टिक एसिड की वजह से क्या होता है, इसी लैक्टिक एसिड की वजह से क्रैम्प्स पड़ते हैं। समझ में आ गया। चलो आगे, नेम द मूवमेंट दैट अकर ऑल अलोंग द गट इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, हाउ डू दे हेल्प इन डाइजेशन। देखो कहता है क्या कि मूवमेंट को जो गट में होता है, अलोंग द गट इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में, हमारे में, है ना, गट्स के फॉर्म में जो जाता है उसको बोलते क्या बेटा, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। क्या बोलते हैं उसको, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं।
और वो मूवमेंट के वजह से फूड जो है डाइजेशन में, अब क्या होगा ना, अब अचानक से सारा फूड यहाँ पे जाके इकट्ठा हो जाएगा तो क्या होगा, डाइजेशन बढ़िया नहीं हो पाएगा, है ना, सिंपल सी बात है। तो वो धीरे धीरे जाना चाहिए, धीरे धीरे पास होना चाहिए ताकि डाइजेशन अच्छी तरह से हो पाए, ठीक है। सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो क्या होगा, बढ़िया से एंजाइम्स जो है उस पर एक्शन कर पाएंगे। चलो आगे क्या है, तो वेयर इज द बाइल जूस स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी, बाइल जूस कौन प्रोड्यूस करता है, लीवर, है ना। स्टोर कहां होता है, गॉल ब्लैडर में। लिस्ट 2 रोल ऑफ द बाइल जूस, बाइल जूस का 2 रोल क्या है ना। तो पहला रोल तो ये हो गया कि इमल्सिफिकेशन कर रहा है वो, है ना, फैट को क्या कर रहा है, इमल्सिफाई कर रहा है। और दूसरा क्या होगा, बेसिक मीडियम क्रिएट कर रहा है, अल्कलाइन मीडियम क्रिएट कर रहा है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, तो अब है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट ह्यूमन हार्ट, ह्यूमन हार्ट के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है ये बताना है, ठीक है। तो कहता है राइट आर्टियम रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट आर्टियम ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव नहीं करता, है ना। राइट आर्टियम नहीं करता, कौन करता है, लेफ्ट आर्टियम करता है। तो लेफ्ट आर्टियम ट्रांसफर ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लेफ्ट वेंट्रिकल्स। अब देखो यहां कह रहा है ना, लेफ्ट आर्टियम जो है लेफ्ट वेंट्रिकल्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है पहुंचाता है, विच सेंड्स टू इट्स द वेरियस बॉडी पार्ट, ये सही है। अच्छा, राइट आर्टियम रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट आर्टियम जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू वेना कावा, ये सही है ना। अच्छा, ये क्वेश्चन अभी लगता है दोबारा आ गया है ना, अभी हम लोगों ने किया था इसको। चलो इसका मतलब ये 2 बार पूछा गया होगा इसलिए डाल दिया गया होगा, ध्यान दो। चलो अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। चलो यहां क्या है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज अ tube running from mouth to anus. Its main function is to break down complex molecule present in the food which cannot be absorbed as such to a smaller molecule. These molecules are absorbed across the wall of the tubes and absorb food reach each and every cell of the body where it is utilized for obtaining energy. ठीक है, अब यहां क्या कहता है कि नेम द ग्लैंड्स प्रेजेंट इन वोकल कैविटी, वोकल कैविटी में ग्लैंड्स कौन होता है बेटा, salivary glands, है ना। राइट द कंपोनेंट्स ऑफ फूड ऑन विच द सेक्रेशन ऑफ दिस ग्लैंड्स एक्ट अपॉन, दैट इज स्टार्च, स्टार्च के ऊपर काम करता है ना। इसका सेक्रेशन किसके ऊपर काम करता है, स्टार्च के ऊपर काम करता है, डाइजेशन वहीं से शुरू होता है, ठीक है। 2 organs have the sphincter muscle at their exit, name them। अब देखो कहां पे है, पहला जहां ड्यूडेनम शुरू हो रहा था बताया था तुम लोगों को, कहां, स्टोमक, है ना, स्टोमक में स्पिंचर होता है, एनल कैविटी में स्पिंचर होता है, एनल के पास पहले, है ना। तो इसका मतलब लार्ज इंटेस्टाइन और क्या बेटा, स्टोमक, है ना, उसके एग्जिट पे ये होता है, स्पिंचर होता है। नेम समझ में आ गया, एनल स्पिंचर डाल देना और स्टोमक का स्पिंचर डाल देना। व्हाट विल हैपन इफ म्यूकस इज नॉट सेक्रेटेड बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड, अगर म्यूकस सेक्रेट नहीं करेगा तो क्या होगा, एसिड विल अफेक्ट आवर लिनिंग ऑफ द स्टोमक, ठीक है, वो खराब हो जाएगा, उसमें छेद हो जाएगा, समझ रहे हो ना, खाना खाओगे इधर से, समझ में आ रहा है ना, पेट में रहेगा, ठीक है। विलीज आर एब्सेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर विली एब्सेंट हो जाए तो पचा हुआ भोजन को, पचा हुआ जो डाइजेस्टेड जो फूड है उसको एब्जॉर्ब कौन करेगा, एक्स्ट्रा वाटर को एब्जॉर्ब कौन करेगा, समझ में आ गया, मतलब खाया पिया पचाया पाया कुछ नहीं, है ना, समझ में आ गया। Bile juice does not contain any enzyme yet it has important role in digestion justify। तो बाइल जूस सही में कोई एंजाइम तो कंटेन नहीं करता है लेकिन फिर भी डाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्यों, एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, पहला, दूसरा अल्कलाइन मीडियम, है ना, ठीक है, अल्कलाइन मीडियम जो है बना रहा है लेकिन आगे एंजाइम जो पेनक्रियास से निकल रहे हैं अल्कलाइन मीडियम ये नहीं बनाना तो होता ही नहीं, बात समझ में आ गया, तो ध्यान से बनाओ। चलो आगे देखते हैं। क्या कहता है, इन एन एक्सपेरिमेंट सेटअप शोन अबव इन डायग्राम, इस डायग्राम में 2 एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है। एक क्या किया है बेटा, यहाँ नॉर्मल जो है गैस जो है आ रहा है लाइम वाटर में, और यहाँ लाइम वाटर में डायरेक्टली हम लोग जो है मुंह से फूंक के जो है दे रहे हैं। तो कह रहा है क्या कि एक सिरिंज से दे रहा है, दूसरा एयर बीइंग इनहेल्ड एक्सहेल्ड टू द लाइम वाटर, द टाइम टेकन फॉर द लाइम वाटर टू टर्न मिल्की बोथ द टेस्ट इज डिफरेंट, गिव रीजन। अरे यहाँ देखो तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा क्या है, कम है, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा क्या होगा, ज्यादा होगा, तो जाहिर सी बात है यहाँ जल्दी जो है मिल्की हो जाएगा, यहाँ लेट से मिल्की होगा, सिंपल सी बात है। अगला क्या है, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ एन ओपन स्टोमाटा पोर एंड लेबल गार्ड सेल एंड क्लोरोप्लास्ट ऑन द मेंशन टू फंक्शन परफॉर्म बाय स्टोमाटा। अभी बताया था पीछे, है ना, आप क्या कर लो, वीडियो को रिवाइंड कर लो, आप पीछे जाके देख लो, बात समझ में आ गया।
चलो अब हम लोग जो है बीच पे आ गए हम लोग, देखो है ना, दिख रहा है, मजे कर रहे हैं। इतना सारा क्वेश्चन कर लेना, एग्जाम में बहुत काम का है, आई बात में। और एक और काम करना, क्या करना, आप लोग जीएस क्लासेस ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल है हमारा जीएस क्लासेस न्यू, है ना, जीएस क्लासेस न्यू, देखो जीएस क्लासेस न्यू, ये टेलीग्राम पे ये चैनल डालोगे लगातार कंटिन्यूअस, स्पेस नहीं है बीच में, ठीक है। इस पे ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, 10th का बहुत सारा प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, क्वेश्चंस भी मिल जाएगा, है ना। उस पर ज्वाइन करने में पैसा नहीं लगता, फ्री है, ठीक है। और दूसरा क्या है कि जैसे आप ज्वाइन करोगे तो उसमें जो डॉक्यूमेंट्स हैं 10th के लिए, उसमें और भी क्लासेस के हैं, ठीक है। अब कॉम्पिटेटिव वाले भी होते हैं उसमें, वो बच्चे भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान देना 10th वाला लेना है आपको। तो 10th वाला में वहां पेपर दिया हुआ होगा, है ना, उसको बना लेना, है ना, आपके बहुत काम आ सकता है। चलो, थैंक यू।